ये जी टॉकिंग हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक सिंपल हेड है, ठीक है। बस इसका थोड़ा बहुत सेटअप समझना आपने, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकल वर्किंग नोट है एक, कुछ कैलकुलेशंस के लिए, बहुत हैवी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत लॉ है जो समझना। सबसे पहले ये वाला लॉ समझते हैं हम। एक वक्त था इंडिया में जब हाउस प्रॉपर्टी वाला P&L अकाउंट जब खुलता था, P&L हाउस प्रॉपर्टी, तो रेंट यहाँ आता था, रेंट यहाँ आता था, और यहाँ सारे खर्चे आते थे उस हाउस प्रॉपर्टी के। दरबान रखा, गेट मैन रखा तुमने, ठीक है। ये वो जनरेटर, टाइलें, सब आता था। गवर्नमेंट ने देखा कि 30-30 साल इस हेड से इनकम ही नहीं आ पा रही है। इन्वेस्टिगेशंस हुई, सर ये यहीं होते थे खर्चे। पता किया गया क्या प्रॉब्लम है। लोग क्या करते थे, जितना रेंटल आता था उससे ऊपर छत पे एक और फ्लोर डाल देते थे। कहते टाइलों पे खर्चा हो गया, फर्श पे खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग पे खर्चा हो गया, और खर्चा भी जेन्युइन था। इतना नहीं कि मैंसर यही था, 90% जेन्युइन खर्चा भी था। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या थी, कोई कलेक्शन ही नहीं आ पा रही थी। गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगाई। गवर्नमेंट कहती है कलेक्शन इंश्योर करने के लिए, मैचिंग प्रिंसिपल बीट हुआ, कलेक्शन इंश्योर करने के लिए क्या करेंगे, हम आपको रेंट में से स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30%, ठीक। वो आपके खर्चे काटने में काम आएगी। ज्यादा कर रहे हो तो आपकी किस्मत, कम कर रहे हो तो आपकी किस्मत, हम नहीं बियर कर सकते। एक्चुअली ओल्ड कॉमन सेंस था कि रेंट अगर 10 लाख है तो गेटमैन, अकाउंटेंट की सैलरी, ये वो सब सब कटता था यहाँ से, और जो बाकी बचती थी हाउस प्रॉपर्टी इनकम वो टैक्सेबल होती थी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि हमें कोई कलेक्शन नहीं आ पा रही, लोग ये खर्चे मैंसरी इन्फ्लेट भी कर रहे थे और जेन्युइन इन्फ्लेट भी कर रहे थे, आगे के आगे प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगा देते थे। यहाँ पे नहीं चल पाना था हिंदुस्तान में, यहाँ पे नहीं चल पाना था, ओके। क्या किया गया, गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे जो आपके खर्चे आते हैं सारे के सारे, ठीक है, टाइलें लगवाई हैं, गार्डन मेंटेन करते हो, माली का खर्चा है, ठीक है, दरबान का खर्चा है, जो भी है उसकी हाउस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, वो सारे खर्चे आप बैलेंस शीट में कैपिटल में से कट करिए। मान लीजिए आपके 4 लाख के खर्चे हैं, ठीक, हम आपको यहाँ नहीं डालने देंगे, आप अपनी कैपिटल कटवाइए, ठीक। लेकिन हमें पता है थोड़ी ज्यादती भी हो जाती है। हम एक काम करते हैं, आफ्टर मच नेगोशिएशन एंड थिंकिंग हम इसमें से 30% आपको अलाउ करते हैं, उस पर हम टैक्स नहीं भी लगाएंगे, वो इन्हीं खर्चों को कवर करने के लिए हम इनकम ही 7 लाख मानेंगे। एनी डाउट, ये आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब अगर आपके खर्चे इससे ज्यादा हैं तो आपकी किस्मत, बराबर हैं तो आपकी किस्मत। वैसे हमने इतना सोच समझ के कैलकुलेट किया है कि 90% के इससे कम ही होंगे, इसलिए आपको कुछ बचेगा ही, रो के मत दिखा देना। और अगर रोने वाली रकम आ रही है तो भी जयराम जी की डोलो, होना तो कुछ और नहीं आता। लोगों के मेंसरिया के कारण मैचिंग प्रिंसिपल की जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन आई थी। सर इन्हीं कारणों से ना लॉ शातिरानापन को रोकने के लिए बनते रहते हैं, नहीं तो प्योर अकाउंटेंसी ही लॉ होती है। प्योर अकाउंटेंसी ही लॉ होती, बात ही खत्म हो जाती, कोई जरूरत ही नहीं थी अलग से लॉ बनाने की। पूरा नो डाउट। फर्स्ट सिस्टमैटिक ओके। तो ये आपको जब बोलेंगे कि वहां पे घर की मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ, उसकी एंट्री है ड्रॉइंग्स टू कैश। हम दे तो रहे हैं आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि एक पीक लिमिट लग जाए इसमें से डिडक्शन की। नो डाउट, पहला क्लॉज क्लियर हो गया ये। दिस इज द फर्स्ट क्लॉज दैट आई वांटेड टू क्लियर विद यू पीपल ऑन हाउस प्रॉपर्टीज। नो डाउट, ठीक है। लीजिए पहली बात क्लियर हो गई, ओके, पहली बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी किसे कहा गया। अगर आपके पास बिल्डिंग है, उसका हाउस होना जरूरी नहीं है, मेक नो मिस्टेक देयर। अगर आपके पास बिल्डिंग्स हैं और उनसे किराया आता है, सब हाउस प्रॉपर्टी है, अनलेस एंड अनटिल
आपका काम है किरायों पे बिल्डिंग चढ़ाना जो किसी का नहीं होता। एक ओल्ड लेडी आई, कहती जी मेरा हस्बैंड मर गया, उसकी शहर में दुकान थी, मैंने वो दुकान किराए पे चढ़ाई हुई है। मैं कहा आंटी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हुई, आपका पीजीबीपी भी नहीं है, आईएफआरएस भी नहीं है। आपको चार दीवारी से किराया आता है ना अगर, तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है। नाम हाउस से इल्यूजन नहीं पालने कि एक हाउस होना जरूरी है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज किराया की इनकम, अनलेस एंड अनटिल आप अंसल प्लाजा वाले हो, अंसल बना बना के किराए पे चढ़ाते हो तो पीजीबीपी, वरना हाउस प्रॉपर्टी, वरना हाउस प्रॉपर्टी। एनी डाउट? यानी जनरल आंसर हाउस प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, हाउस इज नॉट ओनली हाउस, इट इज बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, एवरीथिंग। फैक्ट्री भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, फैक्ट्री भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। एनी डाउट? ठीक है, सो दैट्स डन। हाँ भाई, जो बेकार बातें हैं वो नहीं बोलूंगा, जो ढंग की बात है बस वही बोलनी है मैंने। ठीक है, हाँ भाई। जैसे मेरे पास ये बिल्डिंग थोड़ी पीजीबीपी में काम आ रही है, ठीक, और थोड़ी रेजिडेंशियल के लिए काम आ रही है। कई परमुटेशन हैं, किसी की बिल्डिंग ऐसी भी हो सकती है थोड़ी पीजीबीपी, थोड़ी रेजिडेंशियल, थोड़ी रेंटल। 3 फ्लोर हैं, एक किराए पे दिया हुआ है, एक पे काम करता हूँ, एक पे खुद रहता हूँ। ठीक, लॉ कहता है बाइफरकेट करिए, बाइफरकेट करिए। ठीक है, तीनों की सिस्टमैटिक्स को बाइफरकेट करिए, इसकी कितनी वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू, बाइफरकेट करिए। कैसे करते हैं देखते हैं अभी धीरे धीरे। ठीक है, कुछ भी नहीं, प्रोपोर्शनैलिटीज ही है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक ओके? अब यहाँ तक हो गया। अब एक बात समझते हैं, बताइए फैक्ट्री, बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी को बाय सेल करने की बात करें कि किराए की बात करने लगे उसके? किराए की। ठीक है सर, क्या अंडर बिलिंग दिखाने की कोई एडवांटेज समझ आ रही है आपको? जो टेनेंट है वो अंडर बिलिंग कराना चाहता है, कहता अंकल 60,000 पर मंथ किराया दूंगा, 30,000 चेक से 30,000 कैश ले लेना, क्योंकि मेरी ब्लैक में इनकम बहुत है। और जो रिसीवर है वो कहता है मेरी भी ब्लैक मनी बन जाएगी। क्या अंडर बिलिंग होती होगी? बहुत सारी होती है। रिवर्स है, क्या ओवर बिलिंग होती होगी? यस। किराए पे है ही नहीं जगह, जगह किराए पे है ही नहीं, फिर भी दिखा दिया जाता है किराया आता है, फिर भी दिखा दिया जाता है किराया आता है। जो पे कर रहा है उसको पीजीबीपी एक्सपेंस मिल जाता है। जो रिसीवर है अगर वो टैक्सेबल लिमिट में नहीं आ रहा, मुझे लग गई उसकी, तो देखिए पंगे तो हमेशा ही है ये वाले। ठीक है ना, पंगे तो हमेशा ही है। ओके, कैसे पता किया जाए कि कितना किराया जेन्युइन है, कहाँ पे क्या है वो जेन्युइन रकम जो किराए की आनी चाहिए? ठीक है बात? सर इतनी एस्टेब्लिशमेंट अगर मेरे पास मुंबई में हो तो किराया अलग होगा, अमृतसर में तो अलग होगा, लुधियाना में तो अलग होगा, तो वो तो होके रहेगा, तो होके रहेगा। नो डाउट। हाँ भी ध्यान से देखना, दो चीजें, दो वर्ड्स, एक होता है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टेट को, और हर स्टेट ने अपने हर शहर को, और हर शहर ने अपनी म्यूनिसिपैलिटी को क्या कहा कि हर इलाके की एक वैल्यूएशन करिए। इन्हें सर्कल रेट्स कहते हैं, भाषा सुनी होगी पहले भी। सर्कल रेट्स कहते हैं कि जी सनव्यू के इलाके में रेट क्या चल रहा है, राजगढ़ स्टेट में रेट क्या चल रहा है, लुधियाना में घुमार मंडी के आसपास रेट क्या है। म्यूनिसिपैलिटी वैल्यूएशंस डाले कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी बनती है, उस हिसाब से एनुअल किराया वहां पे कितना आना चाहिए मिनिमम, जो आपके इलाकों के रिवाज हैं हमें बताया जाए। एनी डाउट? तो आपका किराया जेन्युइन कितना है डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पता करेंगे आपके इलाके की। ये इंडिया में बेटर से बेटर होती चली जा रही है म्यूनिसिपल वैल्यूएशंस। ठीक है, बेटर से बेटर होती चली जा रही है म्यूनिसिपल वैल्यूएशंस वर्सेस एक हम आपकी फेयर वैल्यूएशन पता करेंगे।
होता क्या है, म्यूनिसिपैलिटी एक एरिया की वैल्यूएशन बता सकती है, एक एक बिल्डिंग की नहीं बता सकती। ठीक है, जैसे हमने पहले किया हो सकता है। सर ऋषि नगर में एक एक्स ब्लॉक भी है, वाई ब्लॉक भी है, वो नीचे चले जाते हैं थोड़े रेट्स में। हाँ, और ये ए बी ब्लॉक्स में पैसा बहुत है, एरिया बहुत बढ़िया है। आप म्यूनिसिपल वैल्यूएशन करवाओगे, वो तो एरिया की आ रही होती है ऋषि नगर की। ठीक है, वो लोग आके कहते कहते सर हमारे यहाँ तो इतना किराया बनना ही नहीं, कैसे भी करके। अब फेयर वैल्यूएशन डलवा के देख लो, इतना किराया नहीं बनता। और ऋषिनगर में, ऋषिनगर के सर्कल रेट से भी ज्यादा किराया किसका बनता है, जिसकी मेन रोड पे कॉर्नर वाली दुकान है, उसकी फेयर वैल्यूएशन और ऊपर जा रही है। तो आपकी फेयर वैल्यूएशन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन से नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। ऊपर कैसे जा सकती है, प्राइम लोकेलिटी मिली हुई है आपको, उसमें से सड़क लगती है, कॉर्नर वाला है। ठीक है, कई कारणों से हो जाता है, कई कारणों से हो जाता है, एनी डाउट। सर सर जिधर अपना ऑफिस था, वो पर्टिकुलर लेन, आप सोचो डबल एडवांटेज है, पीछे रेजिडेंशियल की पूरी फील आती है, आगे कमर्शियल की पूरी फील आती है। लेकिन पूरे सर्कल का रेट तो वही होगा ना, जबकि वो आगे वाली जो है वो प्राइम प्रॉपर्टी हो जाती है, वो ऑफ कोर्स और महंगी जाती है वो फिर बेसिकली रेट। आप उस रोड को देखिए जहां पे हमारे वाला था, आपने देखा सबकी ही आगे दुकान है, सबका ही पीछे घर है, वो पूरी लेन ही वैसे चल रही है आगे की वो गली। ठीक है ना, तो सर जो दो गलियां छोड़ के अंदर बैठा है, उसका रेट और फ्रंट वाले का रेट तो बराबर हो नहीं सकता। और जो बाई चांस थोड़ा और धकेल के पीछे सी ब्लॉक के सामने एक्स ब्लॉक में फिट हो जाता है, वो तो अलग तरह का फिट हो जाता है। लॉ ने एक सिंपल बात रखी है, हम आपकी प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यूएशन करवाएंगे, हम उसकी फेयर वैल्यू डलवाएंगे, जो भी हायर होगा उसे कंसीडर किया जाएगा, हायर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग किराया आता होगा। ठीक है, हायर वैल्यू वाला किराया लेंगे हम आपका। एनी डाउट? ओके, क्या ये दो वर्ड्स क्लियर हो गए आपको? हाँ, सब्जेक्ट टू, once you have decided this, subject to, ये वर्ड सीखना है हमने। वैसे इतना ही चलता सिर्फ, बट मैं ये साथ लिख दिया, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। ये सुनिए क्या था। ठीक है, ये सुनिए क्या था, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको स्टैंडर्ड रेंट समझने में। ठीक है, मैं स्टार्ट। हिंदुस्तान आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। ठीक, सर बाकी की 28 स्टेटों को आज़ादी कैसी फील हुई है पता नहीं, एक बंगाल और एक पंजाब को बहुत अलग फील हुई है, क्योंकि कटे तो यहीं से, सिर्फ कटा तो यहीं से ही था। ठीक है, लाइन कटी तो बंदे भी कटे, देश भी कटा, सब कुछ यहीं कटा था। कैन यू इमेजिन उस दौर में, आज तुम अमृतसर से दिल्ली तक की वॉक इमेजिन नहीं कर पाओगे। लुधियाना से दिल्ली तक की वॉक भी 300 किलोमीटर है, वॉक, सड़क नहीं, वॉक। दिल्ली, लुधियाना क्या था, ये घंटा घर के उधर उधर शहर मानते थे, इधर इधर तो जंगल ही था। आज भी भाषा में चलता है कि शहर जाना है तो उधर जाना है, इधर तो जंगल था। वो पीछे पता नहीं कह रहे हैं जी कहाँ, मुल्तान से चल पड़ा है कोई हिंदू, लाहौर क्रॉस किया है, अमृतसर क्रॉस किया है, जलंधर क्रॉस किया है, लुधियाना इधर छोटा सा शहर, कहते कौन रुकेगा यहाँ पे। आगे के आगे बढ़ते गए, दिल्ली जाके रुके हैं, दिल्ली जाके रुके हैं। 700-800 किलोमीटर की वॉक इमेजिन हो पा रही है। जो थकता चला गया, पीछे पीछे बसता चला गया कि लुधियाना ही बस, वो हमारे इतने रिश्तेदार रहते हैं, हम यार, जिसका कुछ नहीं था वो फिर दिल्ली ही पहुंचा था। ठीक,
सिर्फ 50,000 पीपल पर डे की आमद थी वहां पे। रोज 50,000 बंदा पहुंच रहा था, और जो पहुंच चुका था उसके भी दाने पानी का इंतजाम होना था। ठीक। डिमांड सप्लाई की बात है, जो दिल्ली के लोकल नेटिव्स थे, ठीक है, लोकल नेटिव्स थे, सडनली उनकी प्रॉपर्टी किराए पे बहुत डिमांड आने लग गई। जो लोग कुछ पीछे से लेके आए थे, जो लोग कुछ पीछे से लेके आए थे, या दिल्ली पहुंचते सार फटाफट नौकरी वोकरी मिल गई थी या काम धंधा सेट हो गया था, उन्होंने किरायों पे घर तलाशने शुरू किए। बना तो सकते नहीं थे तब। जो उस टाइम के लोकल नेटिव्स थे, आज की रकमों पे बात करता हूं, अगर 25,000 में चढ़ने वाली जगह थी तो 2.5 लाख मंथली किराए पे चढ़ी थी। 10 गुना। दिल्ली इतनी महंगी क्यों है? वहां से ही चोट पड़ गई थी। 10-10 गुने किराए वसूले गए, 10-10 गुने किराए वसूले गए। जो रेफ्यूजी कहेंगे, जो रेफ्यूजी थे, जब उन्होंने थोड़ी सी जमीन तलाशी अपनी और थोड़ा कहना शुरू किया, तो धमका के जवाब मिलता था कि खाली करना, खाली कर दो। और आदमी को होता था कहाँ जाऊंगा, बीवी बच्चों को लेके बैठा रहता था। 1948 आ गया था रफली। और इमेजिन करिए, मैं कह रहा हूँ 50,000 पर डे लोग दिल्ली पहुंच रहे थे ऑन एन एवरेज। सर पर डे तो 10,000 भी नहीं थोड़े, लेकिन 10,000 नहीं था सर। ठीक है, पहुंच रहे थे, रुक रहे थे, इधर उधर बिखर रहे थे, लेकिन दिल्ली पहुंच रहे थे एक बार। ठीक है। महात्मा गांधी ने एक दरबार, आम दरबार लगाना शुरू किया हुआ था तब। वहां पे लोगों ने अपनी ये परेशानी बताई कि बहुत ज्यादा किराया लिया जा रहा है। ठीक है। महात्मा गांधी के कहने पे वॉर फुटिंग पे होम मिनिस्ट्री इंटरनल डिपार्टमेंट बना, और इन लोगों के रहने के लिए, इन लोगों के रहने के लिए लाजपत नगर में, ठीक है, वहां पे एरियाज हैं, लाजपत नगर, रोहिणी में फ्लैट्स बनने शुरू हुए, डब्बी फ्लैट्स, 50-50, 50-50 गज के, 1 BH के। छत आ जाती, वही बहुत बड़ी बात होती। पूरा एरिया डेवलप करने की बात की गई, और ये घर सरकार ने मुफ्त दे दिए। आप इमेजिन करिए, दिल्ली में आज ये घर सरकार ने उस वक्त की जनता को मुफ्त बांट दिए। लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी बांटी, फ्री होल्ड नहीं बांटी। आप रह सकते हो, आप रह सकते हो, ध्यान से सुनना, किराए पे नहीं चढ़ा सकते हो। क्योंकि तू किराए पे जाके फिर गरीब बन के दुकान लाइन में लग जाएगा, महात्मा गांधी तेरे लिए नवा फ्लैट बनाते फिरेंगे। अब रह सक, जिसको अलॉट हुआ वो रह सकता है, कोई डाउट? दुकान नहीं खोल सकते उस फ्लैट के अंदर, रह सकते हो। 5 साल बाद दुकान खोलनी होगी, खोल लेना। काम धंधा नहीं हो पा रहा होगा, दुकान खोलनी होगी, खोल लेना, इन डाउट कमर्शलाइज कर लेना। 10 साल बाद किसी और को किराए पे देना होगा तो दे देना, इन डाउट। और 40 साल बाद बेचना हुआ तो बेच लेना। अगर बेचना अलाउड कर देते पहले ही दिन, तो आप सोचिए क्या होता है ना? समझ रहे हो? इधर से अलॉट होता, लोग बिजनेस बना देते उसको। ये होते हैं फ्री होल्ड की जगह लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, जिसमें सारी फ्रीडम्स नहीं होती, कुछ फ्रीडम्स कम होती हैं। अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बेचूं और आपको बोलूं एक काम नहीं करना, क्या आगे सेल नहीं करनी, बाकी तो इसमें रह, इस पे दुकान कर, इसको किराए पे चढ़ा, सब हो गया, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज जिसमें कम से कम एक फ्रीडम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं अगर रहना नहीं है इसके अंदर, बाकी बेच, किराए पे चढ़ा, कुछ भी कर, रह नहीं सकता किसी अंदर, कोई एक फ्रीडम ना हो आपके पास, तो क्या कहलाती है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब के लोगों को लीज होल्ड पे प्रॉपर्टियां बांटी, और डंडे के जोर से जिन लोगों ने वहां के नेटिव से किराए पे जगह ली थी, डंडे के जोर पे किराया आधा कराया गया। जो नेटिव्स थे वो बहुत तड़पे, लेकिन अंदर से फिर भी राजी थे, किराया 5 गुना तो था ही। सर 25,000 की जमीन का किराया 2.5 लाख भी वसूल लिया था काफी देर, डंडे के जोर से 1 लाख से लेके 1.25 लाख के बीच में कराया गया। अंदर से उनको पता था कि बहुत पैसा।
सर इस टोटल घुमक्कड़ी के चक्कर में दिल्ली इतनी महंगी हो गई है, ये वहीं से पड़ गए थे बीच इस बात के कि एरिया इलाका इतना महंगा बन जाएगा अपने आप पे। ठीक है, ओके। इस बात को लीगली एनफोर्स करने के लिए स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया था कि कोई भी बंदा जो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट में हम रकम लिख रहे हैं उससे ज्यादा नहीं वसूलेगा, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। दिल्ली जैसे इलाके में हम गए, हमने एक दुकान की देखी, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन सपोज करिए वो कह रही है 1 करोड़ किराया आना चाहिए, 1 करोड़। हमने फेयर वैल्यूएशन पूछी, फेयर वैल्यूएशन कहती है 2 करोड़ किराया आना चाहिए। लेकिन फिर वहां पे जो अंदर टेनेंट बैठा था, जो किराएदार बैठा था, कहते हैं यहाँ तो गांधी साहब बैठा के गए थे जी, जो कह रहा है मैं किराया कितना दे रहा, कहता 10,000। किराया कितना है? 10,000। तो मैं 1.5 करोड़ पे टैक्स थोड़ी दूंगा एज ओनर कि मेरे को 1.5 करोड़ किराया आता है। मैंने गवर्नमेंट को, मैं कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो आपके गांधी जी करा के कहते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है मेरे ऊपर, मैं ले ही नहीं पाता, मैं भी लेना चाहता हूँ 2 करोड़ किराया, ये सिर पे बैठा मेरे 80 साल से 10,000 किराया दे रहा है। जो जो इलाके स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, और ऑलमोस्ट सारे इलाके हिंदुस्तान के आज की डेट में आते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है तो उससे ज्यादा किराया जबरन नहीं वसूला जा सकता। अभी भी किराएदार मर्जी से ज्यादा देना चाहता है, उसको लगता है कि नहीं यार प्रॉपर्टी ज्यादा की बनती है, मैं लुटी थोड़ी जाना है, वो आप देख लो, वसूल नहीं सकते, वसूलना नहीं है, ले सकते हो, लेना अलाउड है, वसूलना अलाउड नहीं है। मैं क्लियर विद दिस? एक वैल्यूएशन निकाली जाती है आपकी, उसके पहले 3 स्टेप्स सुनिए। म्युनिसिपल वैल्यूएशन या फिर फेयर वैल्यूएशन, व्हिचएवर इज हायर, गवर्नमेंट अपनी वैल्यू निकालती है बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। उससे ज्यादा किराया गवर्नमेंट कहती है कि हमारे एंड से आप ले रहे हो, हम ये नहीं मानेंगे। आपका मेंसरिया हो जाना, मैं कहिए आप ही का स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट है, मैं उससे ज्यादा किराया नहीं ले रहा, तो मैं बुरा आदमी तो नहीं हूं। कहते हैं हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक ओके। एंगल की बात करते हैं, कहिए सर क्या मैं भी बताऊं, इतनी आसान बात है। और क्या नहीं सर, 4:3 क्यों बनेगा सर? 20 रुपए को बांट दो 4:3:2 में, क्या प्रॉब्लम है? इतना ही होगा, इतना तो खेलने की लाउडनेस बनती है ना। लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक का, चलिए। हाँ यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। हाँ सिंपल। गवर्नमेंट कहती जी हम एक और बात कहना चाहते हैं, हम कभी यकीन नहीं करेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट से भी कम रेंट कोई ले रहा है, हम यकीन नहीं करेंगे, इतना तो हम मिनिमम मानेंगे कि आप ले रहे हो, क्योंकि ये तो हमने कहा है, डंडे के जोर से करवाया है। कहानी ओके, कहानी ओके। अगर यहां तक कहानी हो गई तो आइए एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मेरे नोट्स में आपको दिया मैंने। कहानी के साथ थोड़ा थोड़ा सवाल करते जाएंगे, बातचीत बनती रहेगी। पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर नहीं है यहाँ पे। ओके, एक मिनट देना। इस सारे प्लस माइनस को यूज करते हुए जो निकलेगा उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। सरकार को उम्मीद है कि आपको इतना किराया आता होगा प्रॉपर्टी से, एक्सपेक्टेड रेंट। आइए क्वेश्चन 1, मिस्टर वैभव ओन्स 5 हाउसेज एट कोचिंग। क्या बात है, अमीर आदमी है। हमने जीएवी निकालनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं वो देखता हूँ क्या होती है, वो बात की बात है। आइए पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, ध्यान से सुनना, आराम से करना। म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट विच एवर इज हायर पकड़िए हाउस वन का, क्या है? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख जो हायर है वो जीत गया। अब मेरे को नहीं पता कौन जीता था, बस 1.5 लाख मेरे पास है।
1.5 लाख और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करिए, बताइए विच एवर इज लोअर। 1,08,000 रुपए। गवर्नमेंट कहती जी आपको 1,08,000 किराया यहां से आता होगा, हम ये उम्मीद करते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट यू माइट बी अर्निंग 1,08,000। अगर किराएदार ने आके शिकायत लगा दी कि आप इससे ज्यादा किराया ले रहे हो तो हम आपको लेने नहीं देंगे, लेकिन अगर किराएदार खुद देना चाहता है किराया 1,08,000 से ऊपर तो हम आपको लेने से नहीं रोकेंगे। फर्क समझ आता है? फर्क समझ आता है? मैं कहा जी, एज गवर्नमेंट आई एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू मस्ट बी अर्निंग अ मिनिमम रेंट ऑफ 1,08,000। आई नो दैट द म्यूनिसिपल एंड फेयर वैल्यूएशन आर हायर, लेकिन हम ही ने कम करवाया था किराया, तो अब हम ही आपको कहें कि ज्यादा वैल्यू लेनी है, बात नहीं बनती। लेकिन आपसे एक उम्मीद की जाती है कि अगर आपको ज्यादा किराया मिल रहा है तो बता दो। मैं कहा हुन दास, व्हाट इज तेरा एक्चुअल रेंट? सर एक्चुअल रेंट कितना? 180। बताइए क्या लिया जाएगा किराए को? 180। फिर 180, अगर ये 180 1 लाख होता तो गवर्नमेंट कहती हम मान ही नहीं सकते कि आप 1 लाख ले रहे हो। 1,08,000 तो हमने बेयर मिनिमम रखा था, वो तो हमने मिनिमम रखा था कि लेना है, आप लोग तो इससे बहुत ज्यादा ले रहे थे, हम नहीं मानेंगे। अगर कोई स्टैंडर्ड रेंट से कम बोलेगा कि मैं ले रहा हूं, गवर्नमेंट कहती हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। एनी डाउट? सर क्या इस चक्कर में किसी के साथ ज्यादती हो सकती है? हाँ जी, मेरे साथ ही हुई हुई है, लेकिन इतने बड़े हिंदुस्तान में फिर ठीक है, कहीं तो कुछ होगा ही, लेकिन इट्स फाइन। ठीक है। म्यूनिसिपल और फेयर वैल्यू whichever is higher subject to standard rent whichever is lower becomes expected rent. Expected rent या actual rent whichever is higher is GAV, gross annual value. Higher, lower, higher, higher, lower, higher is your gross annual value. रटना नहीं है, अपने आप बनेगा, फिक्र नहीं करनी है। ठीक है, आइए अगला, म्यूनिसिपल और फेयर रेंट दोनों बराबर है। म्यूनिसिपल और फेयर रेंट दोनों बराबर है, तो हायर क्या हुआ? 240। स्टैंडर्ड रेंट उस एरिया में लगा ही नहीं हुआ अभी तक, नया एरिया डेवलप हुआ है, एरिया पे लगा ही नहीं हुआ, तो 240 ही रह गया। नॉट एप्लीकेबल का मतलब जीरो थोड़ी ले लूंगा, 240 रह गया। 240 कंपेयर्ड विद 210 क्या माना जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू? 240। सरकार कहती 240 से कम किराया मत बोल दियो, मैं कहा 210, मैं कहा ये 30,000 ब्लैक में ले रहे होगे, अनडिस्क्लोज एसेट होगी, मैंने नहीं मानना है। एनी डाउट? तो पहले लेवल का सवाल करना आ गया, फर्स्ट लेवल क्वेश्चन, क्यूट क्वेश्चन करना आ गया आपको, कोई मुश्किल बात तो नहीं निकली यहाँ तक? थर्ड हाउस बनाइए सब। थर्ड हाउस क्या बनता है? फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस बनाइए। हो गए तीनों? अगले तीनों घर हो गए। सर व्हाट इज जीएवी फाइनल थर्ड हाउस की? 120 बताई जा रही है। सर फोर्थ हाउस की? 1,08 बताई जा रही है। द लास्ट फिफ्थ हाउस की 78 बताई जा रही है। सर इधर वो कह रहे थे कुछ 120। आइए देखें, 110 थर्ड हाउस में, 110 और 114, 110 और 114 विच एवर इज हायर, ठीक है, सब्जेक्ट टू 144, ठीक है, तो एक अपना सब्जेक्ट टू है, ठीक है, बेसिकली तो 114 बना ना, सब्जेक्ट टू का मतलब ये होता है ना 114, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए टेक्निकली, ठीक है ना।
पहले दो में हायर 1/14, अगले दो में लोअर 1/14, फिर 1/14 और 1/20 में से हायर कौन सा? 1/20, तो 1/20 बन गई। एनी डाउट? आई बिलीव पहुंच गए वहां तक हम लोग। एनी डाउट? क्वेश्चन 2 को प्रैक्टिस कैसे करना वो सुनिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से इधर। मैंने क्योंकि वो वेरिएबल अभी ऐड नहीं किया इसलिए सुन लो पहले मेरी बात। म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, एनुअल रेंट का मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, ये डन, जान के ऊपर दिया हुआ है, एंड में रखना चाहिए इसको आपको दिमाग में। फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, नीचे की दो आयतें पढ़ना मत, वो भी की नहीं हमने, नीचे की दो बातें पढ़ना मत, सिर्फ इस पे निकाल दो क्या होना चाहिए आपका, जीएवी, सिर्फ इतने पे निकाल दीजिए। Shall we move forward? हाँ, हो गए तीनों घर? सर हाउस 1 42, सर हाउस 2 36, सर हाउस 3 35। सही है, यहां तक तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए कुछ। आइए नेक्स्ट, लॉ, बेसिकली क्वेश्चन कुछ नहीं, लॉ। अब सपोज करिए एक बिल्डिंग किराए पे चढ़ी, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग किराए पे नहीं चढ़ी, किराया कई कारणों से है। मैं कहा अंकल बिल्डिंग लेनी है कि आसपास का गार्डन भी लेना है किराए पे? गार्डन नहीं लेना तो भी देख लो। कहते नहीं नहीं गार्डन भी चाहिए। मैं कहा उसका किराया अलग से है, फिर मेंटेनेंस क्योंकि अलग से पड़ती है। मैं कहा ये लिफ्टें लेनी है किराए पे कि लिफ्ट नहीं लेनी है? हम करते हैं ऐसा, पावर बैकअप चाहिए आपको किराए के टाइम पे कि पावर बैकअप नहीं चाहिए, जनरेटर? कभी कभी आप कोई बिल्डिंग किराए पे लेते हो तो रेंट जो होता है वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का नहीं होता, यानी चार दीवारी का नहीं होता, और भी कई बातों का होता है। ऐसे रेंट को बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट। कोई डाउट? बी वेरी अलर्ट। अगर अगर दोनों चीजों को सेपरेटली लेट आउट किया जा सकता है और सेपरेट किराए पता करने मुमकिन है कि लिफ्ट का किराया इतना, पावर बैकअप का इतना, मगर पावर बैकअप का क्या सीन है? कहते हैं हम किराएदार से 6,000 रुपये लेते हैं, किराएदार से 6,000 लेते हैं और उसको 24 आवर पावर बैकअप देते हैं, ठीक है? कम बिजली चली जाए तो हम किस्त नहीं करते, हम 6,000 ले लेते हैं, ज्यादा लग जाए तो ज्यादा नहीं मांगते, 6,000, यही हमारा काम धंधा इस चीज का। मैं कहा अच्छा पावर के साथ, जनरेटर के साथ ऐसे करते हो आप? कहते हैं हाँ जी, हमारा ये चलता है उनके साथ। एनी डाउट? अगर तो ये दो किराए नामे अलग किए जा सकते हैं तो फिर बिल्डिंगों का किराया हाउस प्रॉपर्टी में डालो और लिफ्टों का, पावर बैकअप का किराया आईएफओएस में डाल दो।
एनी डाउट? सरल है, पक्की बात है, सरल है। लेकिन अगर दोनों किराए सेपरेट नहीं किए जा रहे और आपको ये नहीं पता लग रहा कि डोमिनेंट किराया किसका है, बिल्डिंग का कि अदर एंसिलरी एक्टिविटीज का, कि बिल्डिंग तो हमने ले ली है बस, ठीक है। मगर ये हमें एक्चुअली क्रिकेट का ग्राउंड चाहिए था सारा, तो पवेलियन वहां पे छोटा सा कमरा था वो भी किराए पे ले लिया, काम सामान रखने के काम आ रहा है, होता है ऐसा। मगर ज्यादा किराया जो ज्यादा किराया तुम जमीन का ही दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनी डाउट? पॉसिबल है, पॉसिबल है, डन। तो फिर इन दैट केस आप डोमिनेंट देखेंगे क्या? अगर हाउस प्रॉपर्टी डोमिनेंट है तो सारे किराए को हाउस प्रॉपर्टी ले जाना, सेपरेट तो हो नहीं पा रहा। और अगर दूसरी चीज एक्टिवेटेड है ज्यादा तो सारा किराया आईएफओएस में ले जाना। एनी डाउट? ओके। तीसरी वोट, अगर किसी का काम धंधा ही है तो फिर पीजीबीपी ले जाना, यानी ये तो तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। एनी डाउट? पक्की बात है, यहां एक गलती नहीं करनी क्या? हाँ भी ध्यान से बताना, पेपर में लिखा आया पावर बैकअप चार्जेस देते हैं हम, पावर बैकअप चार्जेस देते हैं पावर चार्जेस, पावर बैकअप देते हैं, उसके चार्जेस लेते हैं, उसके चार्जेस हैं 6,000 रुपए पर मंथ, तो 72,000 की इनकम होगी कैश टू आईएफओएस। सर उसका तेल खर्च होता है, कहां जाएगा? पावर बैकअप देने में तेल खर्च होता है और जनरेटर की डेप्रिसिएशन आती है, कहां जाएगी? सवाल क्लियर है? ये कहां डालें? सर जो तेल खर्च हो रहा है पावर बैकअप देने में, कहां डालें? खर्चा डाल दो आईएफओएस में, इस कमाई के लिए खर्च हो रहा है, डाल दो। यहां कोई सीलिंग नहीं है, सीलिंग हाउस प्रॉपर्टी पे है 30%, ये वो सब कुछ खर्चा डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जी कैसे कमाई करते हो? कहते हैं हमारे घर में जनरेटर है, जिसकी लाइट चली जाती है उसको लाइट दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं। मैं कमाई क्रेडिट में डाल, अगर पेट्रोल का खर्चा आ रहा है तो डेबिट में डाल, डीजल का खर्चा आ रहा है डेबिट में डाल, अलाउड है, आईएफओएस में डेबिट में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में टाइलें लगवाने का खर्चा आ रहा है, कहां जाएगा? ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश, वो हाउस प्रॉपर्टी में डेबिट में नहीं डलता। कारण क्लियर है? कारण क्लियर है? कभी डलता होता था, इसीलिए सर इनकम टैक्स लॉ कॉम्प्लेक्स लग जाता है लोगों का। पीजीबीपी में कहते सारा खर्चे डालने हैं, उसमें नहीं कर, वो उसे वैसे रट रहे हैं इसलिए। एक वक्त पे डलते थे खर्चे, मेंसरिया था तो उस टोटल रकम पे सीलिंग लगाई गई, उन सारे खर्चों को उठा के कैपिटल में से कटवाना शुरू कर दिया गया, वहां पे 30 देना शुरू कर दिया। और जब आपको उसकी अकाउंटेंसी सेटल हो जाएगी, सारा कुछ सेटल हो जाएगा। एनी डाउट? ऑल इज फाइन ऑन दिस? इट इज। लीजिए सब कुछ हो गया। नेक्स्ट, सर कोहली साहब इंडिया में ही है कि चले गए? विराट कोहली, पता नहीं, थोड़ी देर पहले तो था, अभी तो आता जाता रहता है ना। सर इनकम टैक्स लॉ के अंडर ना अभी वो इंडियन रेजिडेंट ही आ रहा होगा, इंडिया में टैक्स एक्सपोज होगा उसका। यूके वाले क्या होगा तो नहीं हमारा बंदा हो गया, ये आदमी डीटीए खा रहा होगा, डबल टैक्स पे जा रहा होगा, उधर भी इधर भी डबल टैक्स पड़ रहे होंगे, एक जगह जमा कराएगा एक जगह से बेनिफिट लेगा। ऐसे लोग डबल टैक्स को एक्सपोज हो जाते हैं। These people they get exposed to double taxation. These people they get exposed to double taxation. All okay? Double taxation. यहां तक कहानी ओके? ठीक है। मान लीजिए विराट कोहली इंडिया आ गया वापस, लेकिन अब जो उसने वहां पे घर लिया हुआ है, कहता है चलो एक काम करते हैं, उसे किराए पे चढ़ा देते हैं, तो ये फॉरेन में घर किराए पे हो गया। स्टेप 1, क्या इस घर की किराए पे इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक सर, विराट कोहली अब इंडिया में रहता है, 365 दिन इंडिया में है, लेकिन अब वो वाला घर वो बेचना नहीं चाहता, वो वहां पे है, किराया आ रहा है, वहीं पे जमा हो रहा है, क्या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा इंडिया में? नहीं, नहीं, यस, नहीं, यस,
सर याद करिए, ग्लोबल इनकम्स टैक्सेबल होती हैं रेजिडेंट की, कहीं पे भी कमाई हो टैक्स तो लगाना ही है। वरना तो अंबानी सारी दुनिया में प्रॉपर्टियां लेके बैठ जाएंगे, गोल्ड वहां पे लेके बैठ जाएंगे, गोल्ड का लेन देन वहां कर लेंगे और बोलेंगे तुम कौन होते हो टैक्स मांगने वाले, हम तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे भाई साहब। टैक्स तो लगेगा सर। अगला टाइप सर शुरू कर दो। नहीं नहीं चलो बस देख रहा हूँ मैं, साथ साथ देख रहा हूँ यहाँ से। चलो कटिंग घटाओ सर थोड़ी सी, ठीक है, ओके कटिंग घटाओ। चलो नेक्स्ट शुरू हो जाओ। हाँ भाई सर, ग्लोबल इनकम्स टैक्सेबल होती हैं, ये भी टैक्स लगेगा। क्या इंग्लैंड के रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा कि इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा? इंडिया। इंग्लैंड वाले अपना कैलकुलेट करेंगे, इंडिया वाले अपना कैलकुलेट करेंगे, फिर विराट कोहली को ऑप्शन मिलेगी बोल किधर देना है, तू देख ले। अगर वो न्यूट्रली रह के बात करे तो बोलेगा बोलो कम किधर बन रहा है, किस तरफ के लॉज में कम बन रहा है, मैं उधर दे देता हूँ। अगर वो इंडियन की तरह से बात करेगा तो सपोज करो उधर यूके वाले मांग रहे हैं 1 करोड़ रुपए टैक्स, इंडिया वाले मांग रहे हैं 1 करोड़ 30 लाख, ठीक है। तो आप जिस कंट्री में होते हो ना, वो तो छीन ही लेगी रुपया, ठीक है, वो तो छीन ही लेगी रुपया। तो विराट कोहली का 1 करोड़ वहां कट जाएगा, विराट कोहली बोलेगा मेरे को रसीद दे दो इस बात की, फिर वो इंडिया आएगा, इंडियन गवर्नमेंट को 30 लाख पकड़ाएगा और रसीद पकड़ाएगा कि मेरे मांग लो उससे, फिर यूके गवर्नमेंट रिफंड करेगी 1 लाख इंडियन गवर्नमेंट को, ऐसे 31 इंडियन गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होगा पूरा। एनी डाउट? केस 2, विराट कोहली को वही रसीद कैसे काम आएगी? वही रसीद कैसे काम आएगी? वो इंडिया आएगा और इंडिया वाले लोग बोलेंगे 1 करोड़ 30 लाख टैक्स देना उधर वाली प्रॉपर्टी का, वो रसीद दिखाएगा, ये देखो मैंने उधर कटवा दिया और नहीं देना चाहता। इधर के लोग बोलेंगे ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो उधर वाले इधर देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, ये लोग आपस में देखेंगे, ठीक है ना। सेटल्ड है? ओके सेटल हो गया। ऐसे मत कभी उसको उधर भी टैक्स लग गया, हाँ हमने लगाना है, हमने टैक्स लगाना है, ठीक है। सर ये अभी हमारी सीरीज किसके साथ चली? साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका वाले प्लेयर्स को जो पैसा यहाँ पे बना है वो भी डबल टैक्सेशन है। इंडिया क्यों मांगेगा? हमारी धरती पे पैसा कमाया, साउथ अफ्रीका वाले क्यों मांगेंगे पैसा? हमारा बंदा है। सारे प्लेयर्स पे डबल टैक्सेशन है। अब उनके ऊपर है कि इंडिया में टैक्स पे करके उधर जाके बोल दो कि इंडिया करके आए, रसीद ले जाओ हमारे से, ठीक है, या हमें कटवा जाओ। और अगर तुम अपनी कंट्री में देना चाहते हो तो ये रसीद अपने कंट्री के ओनर को देना, वो हमसे मांगेगा, हम उसे रिफंड कर देंगे, कटवा जाओ पैसे आप। इन डाउट? क्वेश्चन ओके है? सब फ्लैट आंसर। घर अगर आपका इंडिया से बाहर है हमें फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल है प्रॉपर्टी। ऑल इज ओके? हाँ जी, ऑल इज ओके। नेक्स्ट। हाँ भाई, अब एक बात देखना, एक मैथमेटिकल एंगल, ठीक है। वैकेंसी, मैं एक घर किराए पे चढ़ाता हूं, ठीक है, किराए पे चढ़ाता हूं, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन, व्हिचएवर इज हायर, एक रकम आ गई यहाँ पे, उसको कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, एक रकम आ गई यहाँ पे, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। एक्सपेक्टेड रेंट जनरली ये 12 मंथ्स का होता है, जनरली ये 12 मंथ्स का होता है, कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात है? जनरली ये 12 मंथ्स का होता है, जनरली ये 12 मंथ्स का होता है, यहां तक ओके। मान लीजिए रकम आ रही है 12 मंथ्स की 12 लाख, वेरी सिंपल फिगर लिया मैंने बात करने के लिए, एनी डाउट? ठीक है। हमने फिर किराए पे घर चढ़ाया, किराए पे हमने फिर किराए पे घर चढ़ाया 8 मंथ्स के लिए। कितनी देर के लिए? 8 मंथ्स के लिए। 4 महीने के लिए हम किराए पे नहीं चढ़ा पाए, क्यों? वैकेंसी रह गई, खाली पड़ा रह गया। ओ अफसोस की बात, खाली पड़ा रह गया, ठीक है। सर किराया कितना था? सरकार खुश है 1 लाख रुपए किराए पे?
सरकार तो खुश है ना 1 लाख के किराए पे। हमने किराया लगाया था 1,40,000 रुपए। सरकार की उम्मीद से बहुत ज्यादा रेट पे किराए पे चढ़ाया था। एक परमुटेशन देखना, अगर 12 महीने किराए पे चढ़ा रह गया होता तो 1,40 इंटू 12 कितना होता? 168। 168, हाँ 16,80,000। इससे ज्यादा होता तो जीएबी 1680 बनती, टैक्स को एक्सपोज होती। लेकिन अब क्योंकि 8 महीने ही चढ़ी रही बिल्डिंग मेरी, तो किराया क्या हाथ लगा? 11-20। ये कम है? ये कम है? अगर जितना कानून आपको सिखा दिया गया उसी के हिसाब से चलूं तो 12 लाख विल बी एक्सपेक्टेड रेंट, दैट हायर जीएवी 12 लाख, तो टैक्सेबिलिटी 12 लाख पे हो जाएगी। चलो यहाँ पे 80,000 की ज्यादती होगी, शायद बंदा सह ले। ये बताओ, अब किराए पे 2 महीने ही चढ़ पाया, कोरोना लग गया, उसके अलावा चढ़ा नहीं। रेंट 3 लाख रुपए पर मंथ था, तो हासिल सिर्फ 6 लाख हुआ होगा। 12 लाख और 6 लाख कंपेयर करूंगा, अगर पुराना रूल ही रखूं, उतना ही रूल रखूं, तो फिर 6 लाख मान 12 लाख मान लिया जाएगा। और 12 लाख पे टैक्सेबिलिटी निकालेंगे तो इस आदमी के पल्ले खुद तो कुछ पड़ेगा ही नहीं। फिर तो लोगों ने बोला, कहते सर ये थोड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। गवर्नमेंट कहती है हम तो कानून वही रख सकते हैं, मैंसरिया बहुत स्ट्रांग है, ब्लैक मनी घुमाते हो आप लोग, ये है वो है, ऐसे है वैसे। मैं कहा सर मैं आपको किरायानामा दिखाता हूँ मेरा, आप देखिए मैं किराया कितना सारा ले रहा हूँ। मैं कहा ये तो वैकेंसी रह गई, अब क्या करूँ मैं? फिर वेकेंट तो रह ही जाता है ना, आप व्यापारी की परेशानी भी तो समझिए, वेकेंट भी तो रह जाती है जगह, इन डाउट। लॉ ने एक बात रखी आपके लिए, लॉ वही है जो है, कहते एक बात रखते हैं आपके सामने, कहते कैलकुलेट वही होगा जो है सो है, एनी डाउट? अगर वैकेंसी के कारण ये नीचे आ रहा है ना, तो यहां वाला कंपैरिजन हम छोड़ देंगे, हम 11-20 को ही जीएबी ले लेंगे। वैकेंसी कारण है, कोई और कारण हुआ तो नहीं मानेंगे। मैं कहा जी और कारण कैसे? मैं कहा कल को आके ना ये मत बोल दियो कि 12 महीने किराए पे चढ़ा था, वो दे नहीं रहा पैसे भी, वो भाग गया। मैं कहा ये बातें मत करना मेरे साथ, वेकेंट रह गया तो माफ कर दूंगा। इफ नॉट वेकेंट, अगर वो जा रहा हुआ मेरे इस रकम के बाहर और फिर बेचारी वैकेंसी के कारण तेरी रकम नीचे रह गई, मैं नीचे वाली रकम को ही जीएवी लेके तेरे फर्दर टैक्सेशन को कैलकुलेट और काउंट कर लूंगा। एनी डाउट? ये वाइब ओके है? मैंने ना ये कीवर्ड्स मॉड्यूल में मार्क किए हैं, अगर आप लाए हो तो आप साथ साथ भी कर सकते हो, नहीं लाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है देखो। और मैं लॉन्ग टर्म में मार्किंग भी ऐसी करता होता था, ठीक है, अभी भी पुरानी है। 3 कलर कोड होते तो मैं आपको यस नो भी मार्क करके दिखाता। ग्रीन में मैं मार्क कर देता सारी एक्सेप्शनल बातें, ये नहीं लगता या नो, या टॉपिक से जो एक्सेप्शन जाती है, और येलो में मार्क करता था हेडिंग। मेरा एग्जाम टाइम पे मोटिव होता था हेडिंग पढ़ के मुझे सब याद आ जाए, ना आए तो फिर ऑरेंज भी को बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता था कभी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता था। एनी डाउट? चलिए, हाँ भैया एक फैक्ट आप तक पहुंचा अभी। क्या सर जनरल लॉ क्या है किराया पता करने के लिए? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर वैल्यूएशन whichever is higher, subject to standard rent whichever is lower, then standard rent compared with actual rent received, whichever is higher, whichever is higher। 90% लॉ क्लियर है सर? 90% लॉ क्लियर है? एक्सेप्शन, अगर घर खाली रह गया है वैकेंसी के कारण, उस कारण ये रकम छोटी बैठ रही है इससे, तो सरकार छोटी रकम से ही संतुष्ट हो जाएगी, कहते जी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। सर इधर एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है, सर जहां पे हमारा ऑफिस था क्या वो फ्लोर किराए पे चढ़ गया कि नहीं? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता ही नहीं है, पता नहीं, नहीं चढ़ा किराए पे। वो मेरे जैसी किसी के काम का सेकंड फ्लोर, और तो रेयर ही है, चढ़ेगा तो फिर बोर्ड भी लगी जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, फेयर इनफ विद दैट।
ऑल इज ओके विद दैट, ठीक है, ऑल थिंग्स आर डन। सर आज पूरा 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया, अब वो फ्लोर खाली पड़ा है। सर वहां की होगी ना कोई म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, वहां की कोई होगी फेयर वैल्यूएशन, कोई रकम आ रही होगी पक्का है। मान लो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कहती है कि उस फ्लोर का किराया 3 लाख होना चाहिए, फेयर वैल्यूएशन कहती है कि 4 लाख होना चाहिए, विच एवर इज हायर के हिसाब से 4 लाख हो गया, स्टैंडर्ड रेंट के अकॉर्डिंग 2 लाख होना चाहिए, डन, 2 लाख होना चाहिए। लेकिन क्या वो जगह खाली पड़ी, वेकेंट है, एक्चुअल रेंट वहां पे 0 है, तो क्या ये ज्यादती नहीं हो जाएगी ओनर के साथ के 2 लाख के ऊपर टैक्स ले लें उससे 60,000 रुपए के, अच्छा अंकल खाली रहेगी, चलो कोई नहीं, कहते चालाकी तो नहीं करेगा, कहते नहीं पाजी खाली पई, कबूतर बैठ रहे आजकल आके और कुछ भी नहीं हो रहा। सर खाली में तो लोअर को ही मानना पड़ जाएगा ना हमारे को, खाली में तो ज्यादती हो जाएगी ना वरना, क्या नहीं। अब कह दो टेक्निकल हो गया है, मैं तो टेक्निकल नहीं मानता, मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया में जितने तरह के लोग उतने तरह के मोड़ कटेंगे कानून के। फिर जिसकी किराए पे चढ़ी हुई है उसका मेंसरिया रोकना भी जरूरी है, बट जिसकी नहीं चढ़ी हुई सर उसको फ्रीडम देनी भी तो जरूरी है। अच्छा वाइस वर्सा केस, आपको अभी यहां से पता लगा कि जगह खाली है, आपने जाके किराए पे ले ली, सर मेरा किराया था 25,000, आपने 40,000 के किराए पे ले ली, लेकिन 4 ही महीने बचे, 40,000 इंटू 4 160, स्टैंडर्ड रेंट म्यूनिसिपल ये 3 लाख 4 लाख आ रहे थे, हायर 4 लाख था, स्टैंडर्ड रेंट 2 लाख आ रहा था, लोअर 2 लाख था, आपको 160 मिला, तो अब अगर आपकी इनकम 2 लाख मानी जाए तो आपके साथ फिर से ज्यादती हो रही है। मैं कह जी वैकेंसी के कारण कम है, मैं वैकेंसी के कारण कम है, मैं चलाकी नहीं कर रहा, वैकेंसी पड़ी थी, आप किरायानामा देख लो मेरा, वैकेंसी के कारण कम है। ऐसे में सरकार एक्चुअल रेंट के साथ ही संतुष्ट हो जाती है और उसी पे टैक्स लगा लेती है। इन डाउट सर, फाइन एंड फेयर ना, कोई डाउट है तो बताइए प्लीज, सरल है। तो ये क्लॉज इंपॉर्टेंट था, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है तो एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से लोअर है एंड द रीजन इज ओनली वैकेंसी, वी आर सेटिस्फाइड विद लोअर रेंट, वी आर सेटिस्फाइड विद लोअर रेंट, टेक्निकल नहीं होना है, वी आर सेटिस्फाइड विद लोअर रेंट, ऑल ओके। नेक्स्ट सुनिए, हाँ भैया, बी वेरी अलर्ट, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट लंबा जाएगा जो मैं सुनाने लगा, ठीक है थोड़ा सा, हाँ जी। तो 10 लेना था सर, ठीक, उसमें वैसे ईच लिखा था पर शेयर हम बैंक में, हाँ जी सर सारा ठीक लिखा है इस बार, सही हो गया सर, ठीक है शाबाश, सारा ठीक है। शुरू करूं, शुरू करूं, हाँ भाई, इंडिया में ना एक वेल्थ टैक्स होता था जो 2015 में अबॉलिश किया गया, वेल्थ टैक्स, मुझे तो लगता है यही सही टैक्स था, वेल्थ टैक्स यही होना चाहिए। इनकम टैक्स का क्या मतलब है, मानने को लगे, जायदाद पे टैक्स, कमाई पे नहीं, जायदाद का टैक्स, ठीक है। सर रेट बताऊं क्या था जायदाद टैक्स का, 1%, पूरी जायदाद का 1% ले जाएंगे हम आपकी। मैं तो कहता हूं सर इनकम टैक्स हटाओ, जायदाद टैक्स ही लगाओ, जायदाद छुपानी ज्यादा औखी, इनकम छुपानी ज्यादा आसान है, कि नहीं। आते जाते रहते कानून, वापस आ जाएगा, देख लेना जल्दी, ठीक है। सरकार भी बड़ी चालू है, कहते थोड़ी देर माफ कर दो, जायदाद बना के बता के बैठ जाएंगे, फिर हम लगा देंगे, फिर 2% लगा देंगे, टोटल जायदाद का 1% ले जाएंगे हम आपकी। हे भगवान, कहते अपना सोना चांदी बताओ कितना, हम बता दूं तुम्हें मैं, कहते हाँ सर, गोल्ड सिल्वर कैश, बैंक माफ करते थे, कहते बैंक में रख दो कोई बात नहीं, कैश, फार्म हाउस, लैंड, बिल्डिंग है, फलाना टमकाना, पेंटिंग है, सब ले लिया, सो टोटल बनाते थे, ओ थोड़ी 3 करोड़ बन गया, अगर कहते 3 लाख दे दो बस, 1% हमारा, 1% हमारा,
बढ़िया सर, छोड़ दिया अब इन्होंने, ठीक है, छोड़ दिया। लेकिन उसके चक्कर में ना एक बात इधर ऐड हो गई हाउस प्रॉपर्टी वाले लॉ में, पहले नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी सर। वो मैं सुनता रहता हूं कपिल शर्मा के शो में, अक्षय कुमार के मगर पड़ा रहता, वो कितने फ्लैट है भाई अक्षय कुमार के पास, है? शौक तो होंगे, जैसी बातें होती रहती हैं, शौक फ्लैट होगा मुंबई में उसके पास, है? मतलब 15-20 तो मैंने ही सुन लिया है। वो कपिल शर्मा कहता अब 4 फ्लैट खरीद लिए इसने, वो अक्षय कुमार उसकी टांग खींचता रहता, कहता 2 ऊपर वाले इसी के हैं, ठीक है, ये आपस में लगे रहते हैं, ठीक है। सर ध्यान से सुनिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने घर सेल्फ ऑक्युपाइड माने जा सकते हैं? ध्यान से सुनना, ठीक है। आज की जनरेशन को, आज के हिंदुस्तान को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बात कहता हूं, ठीक है। देखिए वैसे घर तो एक ही होता है, बड़ी सीधी सी बात है, ओके, घर तो एक ही होता है। तो वैसे तो इसका जवाब जब तक वेल्थ टैक्स था तो एक ही था। आज के जमाने में गवर्नमेंट एक बात बर्दाश्त करती है, कहते हैं जी हम आपके ओनरशिप वाले 2 घर माफ करते हैं, किसी पे भी टिक लगा सकते हैं। आपके पास अगर 2 से ज्यादा घर हैं, हम नहीं मानेंगे कि आप सारे घरों में 1-1 महीना रहते हो। मैक्सिमम आप कह सकते हो कि हम इन 2 घरों में रहते हैं, चुन लो कौन से 2 घर कहने आपने। सर विराट कोहली अनुष्का शर्मा का एक घर तो मुंबई में भी होगा, एक दिल्ली गुड़गांव में भी है, एक आजकल लंदन वाला भी है, किराए पे तो क्या ही रह रहे होंगे लोग, ठीक है। सर 3 में से 2 घर इन्हें कहने अलाउड है कि हमारे सेल्फ ऑक्युपाइड है। मैं कहा वो मर्जी से कह लो, चाहे झूठ बोल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चेक करने नहीं आएंगे कि कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे किस किचन में पड़े, किस किचन में नहीं पड़े, बोल दो जेड़े मर्जी घर बोल दो पेपर पे, नो डाउट। तीसरा जो घर बचेगा उसे हम डीम टू बी लेट आउट कर देंगे, हम मान लेंगे कि वो किराए पे गया हुआ है, वी विल डीम इट टू बी लेट आउट, वी विल डीम इट टू बी लेट आउट, एनी डाउट? वैकेंसी वाले लॉ की मिस यूजिंग मत करना। लोगों ने क्या कहना शुरू किया, अक्षय कुमार ने, हमारे 200 फ्लैट हैं वेकेंट पड़े हैं। मैं कहा जी मैं नहीं मान सकता, आपने किराएदार बिठाए होंगे अंदर। सर किराएदार हाउसकीपर भी तो होता है, किराएदार केयरटेकर भी तो साबित होता है बिल्डिंग का, सफाई करवाता है, मेंटेनेंस करवा के रखता है, पैसे चाहे जैसे मर्जी एडजस्ट होते। मैं कहीं मान नहीं सकता आपके पास 100 फ्लैट हैं तो 100 के 100 ताला बंद पड़े हैं, मैं नहीं मानता, अगर है भी तो भी नहीं मानूंगा। अक्षय कुमार जैसे लोग क्या करेंगे, वो 100 फ्लैट डाल लेंगे और ये वैकेंसी वाले लॉ का एडवांटेज लेने आएंगे। गवर्नमेंट कहती जी हम नहीं मान सकते, आप झूठ बोल रहे हैं कि आपके 100 के 100 फ्लैट खाली पड़े हैं। वो कहता जी इंस्पेक्ट कर लो, गवर्नमेंट कहती दिन रात इंस्पेक्ट कर ले। सर जो बंदा फ्लैट किराए पे लेता मुंबई में, मैं कहूँ रात को सिर्फ सोने आता है, कई बार सोने भी नहीं आता, दारू पी के पब में पड़ा रहता है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना, टाइम भी नहीं है इतना, वेला नहीं हूं मैं, आई विल डीम इट टू बी लेट आउट। डोंट डेयर टेल मी द वैकेंसी, यहां वैकेंसी मत बताना, एनी डाउट? वैकेंसी वैकेंसी मत सुना देना, हम नहीं सुनेंगे वैकेंसी आपकी। किसी ने पूछा, कहते सर ज्यादती नहीं हो रही, मैं कहा फिर वेल्थ टैक्स लेके आऊं वापस, पूरी जायदाद पे लूंगा 1%। फिर हाउस प्रॉपर्टियों के किराए के चक्कर में ही हमने वेल्थ टैक्स अबॉलिश किया था, ठीक है। मैं कहा इधर से ले लेंगे हम लोग, हम एक नोशनल किराया बनाते हैं सर, चाहे आपको ना भी आए, तुम पिटते मर गए ना कि तीसरा घर नैनीताल वाला तो हमारा हॉलिडे हाउस है, वो डीम टू बी लेट आउट हाउस माना जाएगा, उससे जितना किराया साल में आ सकता है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, डीम्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड एसेट टू हाउस प्रॉपर्टी इनकम।
कि आप लेते होगे, और सर ये सच भी है, 90% लोग तीसरे घर से कमाई करते हैं, खाली नहीं पड़ा होता। पहले तो सर 2 घर आप में से किसी के घर 2 हैं का, पहले तो कितनी रेयर, मतलब कौन रो रहा होगा यहाँ पे? अपने तो 2 ही नहीं है सर, जिसके 3 है वो कह रहा है मैं तीनों घरों में रहता हूं। स्टैंड्स टू रीजन? डज नॉट स्टैंड टू रीजन। और सर जिसके 3 घर हैं, अगर वो 2 में रह भी रहा है, सर कितने % चांस है जो तीसरा घर है वो किराए पे चढ़ा होगा, कि बस भूतों वाला ताला मार के रखा होगा हमने? हाँ, चढ़ा ही होगा, है ना? आजकल वो क्या है, वो वर्ड मेरे को मिस हो गया, कि गोवा में विला लो फिर उसको किराए पे चढ़ाना शुरू कर, क्या बोलते हैं? एयरबीएनबी, बीएनबी, बीएनबी, बीएनबी। लोगों को इसमें काम धंधा सूझ रहा है, और तू कह रहा है तेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां, तू किराए पे नहीं चढ़? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मान सकता, एज गवर्नमेंट मैंने नहीं मानना। एनी डाउट? सर अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं, 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बताओ, 2 तक में 99% आबादी इंडिया की कवर हो जाती है? केड़ा जी को 2 कार है, कौन है वो? अच्छा आप किसी को जानते हो जिसके 2 घर है? आपका नहीं है बाई चांस? सब जानते हो जिसके 2 घर हैं? 2 लीगली, ऐसे नहीं कि नानी का घर भी हमारा घर होता है, ऐसे वाला नहीं, ठीक है? 2 घर हैं जो हमारे, ठीक है? और वही वो लड़कियों वाला नहीं, मायका भी घर ससुराल भी घर, वो नहीं चलना। लीगल ओनरशिप 2 घर। सर आ रहा है वो बंदा फोटो में, अमीर आदमी भी हो, घर एक होता है भाई, मौसा ही है। दूसरा अच्छा 2 हो ना, वो 3 तो ऐसे ही बिल्कुल ही दूर जा रही है बात। हाँ इधर ही कवर करेंगे सर, घर भी मानेंगे मुझको। बोलो कितने? हाँ 2 ना, 2 रख ले, 2 रख ले, 2 तक माफ किया जा। फार्म हाउस सेकंड बस, ठीक है? यही अंतिम हद है ना हम लोग के खिलाफ की। कोई 13 फार्म हाउस वाले को तो नहीं जानते तुम? वी हैव 13 फार्म हाउसेस। एक गोवा में हॉलिडे होम हमारा लग गया है, बहुत ही रेयर सर। सर मैं तो कहता हूँ 99.99% आबादी 2 घर से नीचे नीचे, ठीक है? सर हिंदुस्तान की 40% आबादी तो 0 घर पे बैठी है, किराए पे बैठी है। अगली 40% आबादी 1 घर लेके बैठी है, अगली 15% आबादी चलो अगर 2 घर लेके बैठी है। 0.1 0.2% लोग भी नहीं है जो इधर जा रहे हैं यार। तो ये मैं जो करने जा रहा हूँ, तीजा चौथा पांचवा घर, ये बहुत रेयर लॉ है, ये कहने की प्रैक्टिकल बात नहीं है कोई, ये लीगल बात है तो कर रहा हूँ मैं। कौन ही यहाँ 3 घर वाला ऐसी, बेसिकली एक ही घर बड़ा बनाया हुआ ठीक होता है, 3 घर हमारे नहीं होता कुछ लीगली। समझ तो आई रही है बात? समझ तो आई रही है, ठीक है? कहने की बात है यार, कहने की बात है। एनी डाउट? ठीक है सर, ठीक बन रहे सर, अब ठीक बन रहे हैं, बन रहे हैं हम ठीक। हाँ भी हो गया, ओके। सर कितने घर माफ है सेल्फ ऑक्यूपाइड में? 2। सर 2 क्यों माफ किए हुए हैं? मैं कहा देखिए 2 इसलिए माफ हैं क्योंकि आजकल का मॉडर्न जमाना ऐसा है कि कोई हमारे को आके बहुत कहता है कि सर एक्चुअली मैं लुधियाना में रहता हूँ, दिल्ली मेरी जॉब है, तो एक घर मैंने वहां लिया हुआ है, हफ्ते में 5 दिन वहां रहता हूँ, 2 दिन यहाँ रहता हूँ। वहां पे भी घर किराए पे नहीं है, यहाँ पे भी किराए पे नहीं, 2 लिए हुए हैं। मैं कहा ये मैं समझ सकता हूँ, और ये मेरी अंतिम हद है समझ की, ये मेरी अंतिम हद है समझ की। मानते हो, समझते हो मेरी बात? दिस इज माई लास्ट बियरिंग लेवल, मैं इससे ज्यादा बियर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बियर एनीथिंग बियॉन्ड दिस, ठीक है? आई कैन नॉट बियर एनीथिंग बियॉन्ड दिस। ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन। तो क्योंकि हम 2 घर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, तो वहां से तो किराया आ नहीं रहा होगा, ठीक है? तो उनकी जीएवी जिसपे किराया लगता है 0 मानी जाती है, ठीक हो गया? अप टू 2 हाउसेस ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 0, ठीक है? मतलब तीसरे चौथे पांचवें की निपटा लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो इधर। हाँ भाई बेटे, तीसरा घर है तेरा, वैकेंसी मत बोल दियो, क्योंकि हम उसे डीम टू बी लेट आउट कर रहे हैं। डोंट डेयर टेल मी वैकेंसी ऑन दैट, डोंट डेयर टेल मी वैकेंसी ऑन दैट। वैकेंसी में किसकी देखता हूं? लेट आउट है, डीम्ड टू बी लेट आउट नहीं, लेट आउट है, लेट आउट है।
और सिर्फ वैकेंसी के कारण अच्छा किराया कम रह गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एनी डाउट, एनी डाउट, ऑल इज फाइन। दो घर माफ हो जाएंगे। हाँ भाई, इस एमसीक्यू को बनाना है लेकिन फिलअप की तरह से पूछ रहा हूं, ठीक है। इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, सर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब तीसरा चौथा पांचवा घर। बी प्रैक्टिकल, विल देयर बी एनी एक्चुअल रेंट? कि डीम लेट आउट है, एक्चुअल रेंट डीम लेट आउट करते हैं ना उसको, एक्चुअल रेंट जीरो, एक्चुअल रेंट जीरो, डीम्ड है ना लेट आउट, एक्चुअल लेट आउट नहीं हुआ, डीम लेट आउट किया हमने। अगर हम डीमिंग फिक्शन लगा रहे हैं तो एक्चुअल रेंट जीरो। सर मैं सही बोल रहा हूं, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी बनेगा। सर इसको टेक्निकल बनाने की क्या जरूरत थी? एनी डाउट? सेटल हो गया, दिक्कत तो कोई नहीं है, पक्का सेटल्ड है, ओके। इन केस ऑफ लेट आउट, क्या थर्ड हाउस लेट आउट हो सकता है? हाँ। मैं कहा अच्छा, सामने से आप खुद ही बता रहे हो कि लेट आउट है? कहते हैं हाँ जी, तीसरा घर है हमारे पास, हमने लेट आउट किया हुआ है। मैं कहा बढ़िया, आपके जैसे लोग चाहिए हमें। कहते लेट आउट है जी। मैं किराया कितना आता है? कहते सर वो वेकेंट रह गया था 4 महीने, तो 8 महीने का टोटल किराया इतना है। बताइए तो क्या लास्ट लेग वाला हायर लोअर कंपेयर करना है कि सिर्फ वैकेंसी के कारण है, तो जो मिला है वही मान लूंगा काफी। बताइए, जो मिला है उसे ही हम जीएवी मान लेते हैं और उसी पे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कोई बात नहीं, इतना किराया रख लेते हैं आपका। नो डाउट, सेटल्ड है। अगली बात गलत मत करना, ध्यान से देखना, बी वेरी अलर्ट। हाँ भाई, दिस परमुटेशन इज गोइंग टू बी वेरी दैट डिफरेंट, ठीक है ना, ध्यान से मिक्स होता है यहाँ पे। वन हाउस प्रॉपर्टी है, एक ही है बस, ठीक है, एक ही घर है। कहते इसे हमने लेट आउट, मैं खुद कहा था साले सड़क पे, कहता इसे हमने लेट आउट कर दिया था 6 मंथ्स के लिए और सेल्फ ऑक्यूपाई किया था 6 मंथ्स के लिए। मैं क्या करते हो ये सब? 6 महीने नानी के घर चला जाता हूँ, फिर किराए पे जाता हूँ, होते होंगे लोग भाई साहब, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए लेट आउट था, थोड़ी देर सेल्फ ऑक्यूपाइड था, ठीक है। अब मैं 6 मंथ की जगह कहना चाहता हूँ फॉर सम टाइम लेट आउट था, फॉर सम टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड था। कितना मुश्किल है बताना, अगर ये हो रहा है तो। ये ठीक है बात, एक परित्याग सा घर है तुम्हारा शहर में कहीं दूसरे, वेकेंट है तो वेकेंट है, ऑक्यूपाइड है तो ऑक्यूपाइड है, अलग बात है। एक है तुम ऐसे बोल रहे हो, नहीं हम कभी कभी वहां पे जाके खुद रहते हैं, कभी कभी किराए पे चढ़ाया होता है, कभी कभी खुद रहते हैं, कभी कभी किराए पे चढ़ाया होता है। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, एनी डाउट? यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है? कहते सर देखिए हम नहीं चेक कर पाएंगे, हम सीधी सी बात बता रहे हैं। कहते ये हम सिंपैथी देते हैं क्योंकि आपके घर का सामान कहीं और पड़ा है और ये क्लियर हमें दिखता है कि लेट आउट पे जाती है बिल्डिंग, किरायानामा होता है। मगर ये क्या एयरबीएनबी बनाया हुआ फिर से, ठीक है, कि खुद का मन होता है हॉलीडे ना, तो फिर हम खुद चले जाते हैं, केयर टेकर हमें चेक इन करा देता है, कोई और आता तो उसे चेक इन करा देता है। यही है ना कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो यार ये क्या चलाया हुआ यार। सर एक और बात बताओ, सर रेयरली कभी हो जाए तो हो जाए, रोज ये किसके साथ हो रहा है? मतलब ये क्या नौटंकी बोल रहे हो सर आप? मानते हो सर ये रोज तो नहीं हो सकता किसी के साथ? दिस वेरी स्टूपिड, दिस वेरी रेयर टू हैपन, एनी डाउट? दिस वेरी स्टूपिड, वेरी रेयर टू हैपन। गवर्नमेंट ने इसमें क्या रखा है कंप्लायंस ईज के लिए, ध्यान से सुनिएगा।
यहां पे वैकेंसी बेनिफिट नहीं मिलेगा और हमसे नहीं होगा, लड़ाइयां हो जाएंगी वैकेंसी की, इतनी देर वेकेंट इतनी देर नॉट वेकेंट। मैं कहा वेकेंट तब वेकेंट बोल, मैं तू रहने चला गया, अच्छा वाला किराएदार बैठा था, वेकेंट नहीं रहना था, लड़ाई होती है इस पे। इस परमुटेशन में वैकेंसी बेनिफिट नहीं मिलता कोई, डाउट। यानी अगर ये हायर हुआ इससे तो ये हायर वाला ही जीएवी माना जाएगा, आपको बड़े नंबर पे टैक्स देना पड़ेगा, हम नहीं मानेंगे, डाउट। जब आप खुद रहने गए तो एंट्री बनी ड्राइंग्स टू हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ऐश करो, ठीक है। आप गोवा वाले घर में रहने गए थे, ड्राइंग्स टू हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ऐसे करना तो फिर यही एंट्री होगी, ड्राइंग्स टू हाउस प्रॉपर्टी इनकम, डाउट। यहां नहीं सेटल होगा बेटा। वैकेंसी कहां देते हैं, वैकेंसी का बेनिफिट कब देते हैं, जब प्योरली लेट आउट है। ये नहीं कहना कि कभी मैं अपना बिस्तर डाल देता हूं यहाँ पे, मेहमान आए तो खुद सड़क पे चले जाता हूँ, उसका बिस्तर डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं प्लीज डोंट टॉक टू मी ऑन दिस, आई विल बी फेड अप ऑन दिस। ये बेवकूफी मत सुनाओ मेरे को कोई भी, ठीक है। मैं इसको पूरे किराए पे चला सकता हूँ, फालतू की बात मैं नहीं लाऊंगा, एनी डाउट। झगड़े होते हैं सर, यहां लॉ ने सिंपैथी क्यों एक्सटेंड किया, ठीक है सर। वैकेंसी मैंने पहले सुनाया, फिर उसके दो मिसयूज बताए। एक तो वो शाहरुख खान अक्षय कुमार ले जाएंगे, बोलेंगे हमारे 20 हाउसेज हैं वेकेंट पड़े हैं, वैकेंसी बेनिफिट दे दो, 0 जीएवी ले जाएंगे। लॉ कहता है जी आपको नहीं मिलेगा वैकेंसी बेनिफिट, इन डाउट। एक और बंदे को नहीं वैकेंसी बेनिफिट मिलता, जो क्या कहता है कभी मैं खुद रहता हूं, कभी कोई और रहता है। मैं कही नौटंकी मत सुनाइए हमारे को। अगर ऐसे किया कि कभी लेट आउट है कभी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे और आप जो एक्चुअल रेंट बोलोगे उसको कंपेयर करेंगे। अगर आपको एक्चुअल ज्यादा आया तो उस पर टैक्स लगाएंगे, नहीं तो अपने वाले पे टैक्स लगाएंगे हम लोग, नौटंकी नहीं चलेगी। यानी सर वैकेंसी बेनिफिट सिर्फ उसको मिलता है जो जेन्युइनली लेट आउट प्रॉपर्टी कर रहा है और जेन्युइनली उसका रेंट कम रह गया, कोई मेंसरिया इन्वॉल्व नहीं नजर आता। जैसी कोई भी कहानी करोगे, कोई मेंसरिया सुनाओगे, वैकेंसी बेनिफिट छीन लेंगे आपसे, वैकेंसी बेनिफिट छीन लिया जाएगा। आई होप द मैसेज इज रीचिंग यू पीपल, सरल है। और वंस यू नो दिस, क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ, हाँ भाई। नेक्स्ट दो बातें, अच्छा ये बात और नेक्स्ट बात अलग है, लोग इसे भी मिक्स करते हैं, ठीक है। हाँ भाई ये सुनना जरा। एक आदमी घबरा गया, एक आदमी घबरा गया, वो डरता डरता आया, कहता ये क्या हो गया, तेरे को क्या दिक्कत है, कहता मैंने, मेरी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने भी किराए पे दी हुई है। मैं कहा अच्छा, कहता लेकिन मैंने एक पोर्शन किराए पे दिया हुआ है, मैं पक्का नीचे ही रहता हूं, किराएदार पक्का ऊपर ही रहते हैं, मैं पक्का नीचे रहता हूं, किराएदार पक्का ऊपर रहते हैं। मैं कहा तू नौटंकी तो नहीं करेगा, कभी वो तेरा कमरा कभी वो तेरा कमरा, खुद ही भूल जाओ अपने घर में अपना कौन सा कमरा। कहता नहीं सर पोर्शन क्लियर है, कहां पे मैं रहता हूं कहां पे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम हाउस, कभी कभी सेल्फ ऑक्युपाइड, कभी कभी वेकेंट, कभी कभी लेट आउट। और मैं कहा ये मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के, ये मेरे को ओके है। मैं कहा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कहते क्या करोगे सर। मैं कहा देख ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसकी जीएवी में 0 कर दूंगा तेरे को, ऐश कर। और ये फुली लेट आउट है ना, फुली लेट आउट है, कहता हाँ फुली लेट आउट होता है हमेशा, फुली लेट आउट, उसमें बार बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं कहा इस पे वैकेंसी बेनिफिट दे दूंगा, बट टॉकिंग अबाउट एन एरिया विच इज फुली लेट आउट, वैकेंसी बेनिफिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डन। सर यानी वैकेंसी बेनिफिट देना चाहता है लॉ, लेकिन किसके रोकता है, एक तो मल्टीपल हाउसेस वालों के रोकने चाहते हैं, क्योंकि अगेन कह रहा हूं बार बार, हो नहीं सकता कि अक्षय कुमार का हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 7 ये सब किरायों पे ना चढ़े हो, ये सब किरायों पे चढ़े होते हैं वहां पे, तो वहां तो कॉन्सेप्ट ही है किराए पे चढ़ाना होता है, और क्या करना होता है, ठीक है ना।
अगर वैकेंसी बेनिफिट होगा तो फिर वो इसे वेकेंट दिखा देंगे, होगा फिर भी नहीं, दिखा देंगे और सारा टैक्स बचा जाएंगे। वेल्थ टैक्स हटा के प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने का यही एक तरीका था स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है, वेल्थ टैक्स हटाने का पर्पस ये था। सर पहले नहीं लगता होता था, वेल्थ टैक्स हटने पे आया था ये सारा। ओके, आगे बढ़ू मैं, यहां तक हो गया। आ जाए, जीरो भी नंबर ही होता है, और जीरो क्या है, जीरो नंबर है। हम यहां तक हो क्या, सेटल्ड। बताइए इस परमुटेशन में वैकेंसी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक, इसमें वैकेंसी बेनिफिट मिलेगा नहीं, मल्टीपल हाउसेस आगे वैकेंसी बेनिफिट नहीं मिलता, डीम्ड लेट आउट में वैकेंसी बेनिफिट नहीं मिलता, एक्चुअल लेट आउट में मिलता है, पहली बार, ठीक है। और एक्चुअल लेट आउट भी प्योर लेट आउट में मिलता है, इस नौटंकी में नहीं मिलता। किसी ने पूछा, कहते सर ये प्योर लेट आउट है कि नहीं, मैं कहा दिस इज अ केस ऑफ प्योर लेट आउट, बिकॉज पूरा फर्स्ट फ्लोर अलग है, सेकंड फ्लोर अलग है, इट्स अ केस ऑफ प्योर लेट आउट, प्योर, इट्स अ केस ऑफ प्योर लेट आउट, एनी डाउट, दैट्स अ केस ऑफ प्योर लेट आउट, दैट्स अ केस ऑफ प्योर लेट आउट, एनी डाउट, हो गया जी यहां तक। अब बात सुनिए, अब बात सुनिए, जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन होती है या फेयर वैल्यूएशन होती है वो तो फुल हाउस की होती है, ठीक है। मैं कहा सर अब आप किराया कैसे निकालोगे, कहते आप बता दो, कहते एक हमारा लेफ्ट विंग है एक हमारा राइट विंग है, दोनों 50-50 है, मैं कहा मैं इन वैल्यूज को भी 50-50 कर देता हूं फिर, कहता 60-40 है, मैं कहा 60-40 कर देता हूं फिर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है, मैं कहा मैं उसे भी किसी तरीके से बांट दूंगा, अपोर्शन कर दूंगा, फिक्र मत कर, आई विल अपोर्शन इट अकॉर्डिंगली, इस केस में अपोर्शन कर दिया जाएगा।
हाँ भाई, नेक्स्ट ठीक है। अच्छा, अब जनरल फॉर्मेट, यहां तक लॉस क्लियर हो रहे हैं आपको? ठीक है, जनरल फॉर्मेट ध्यान से सुनिएगा। हम किसके शूज से बात कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड के कि टेनेंट के? जनरल आंसर क्या लगता है? लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड की बात हो रही है। पर्टिकुलर्स ध्यान से देखना, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल विच एवर इज हायर, ये लेना हमने, एक नंबर आ जाएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, इस जवाब और इस जवाब के बीच में जो लोअर है वो आ जाएगा। ठीक, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। यहां तक ओके? सरकार को उम्मीद है एक्सपेक्टेड रेंट की, वो ये है। एनी डाउट? सो दिस इज कंपेयर्ड विद जनरल आंसर, compared with actual rent, and whichever is higher that will become GAV, gross annual value. ठीक, सरल है। लेट आउट केस है, यहां तक आएगा। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड का केस है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो आप ऐसे फॉर्मेट लिख के ऐसे कट मार के GAV डाल दिया करना, बढ़िया, ठीक है ना? GAV 0 ऐसे डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक चल रहा है, यहां तक ओके? डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड लेट आउट में एक्चुअल रेंट हो ही नहीं सकता। डीम्ड लेट आउट में एक्चुअल रेंट हो ही नहीं सकता, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV बन जाएगा। रटना नहीं है, बस महसूस करा रहा हूं, फिगर करेंगे बात करते करते अपने आप आया करेगा। ठीक है, महसूस करा रहे हैं बस, नो डाउट। और प्योर लेट आउट विद वैकेंसी हो, अगर वैकेंसी आ गई अगर, तो क्या होगा? केस वन इधर ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये पर एनम पर एनम पर एनम पर एनम कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट विच इज नॉट पर एनम, स्टिल ये ज्यादा होगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने सारा कंपेयर किया, ठीक है, एंड दिस एक्चुअल रेंट इज लेस देन दिस बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो हम ये हायर लोअर की जगह एक्चुअल रेंट को ही मान लेते हैं। ठीक है ना? वैकेंसी हो तो एक्चुअल रेंट ही GAV बन जाता है। नो डाउट? आज की डिस्कशन की सबसे बड़ी कमाई यही बातें हैं, और वंस यू आर क्लियर विद दिस, मेरा काम बहुत कंफर्ट आ गया। यहां तक अगर आप लोगों को लगता है आपको मैसेज पहुंच गया, बहुत काम हो गया सर, बहुत काम, ऐसे क्वेश्चन निपटेंगे ऐसे फटाफट से। यहां तक आ गया? नेक्स्ट सुनना, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। हाँ भाई, अगर आप म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हो प्रॉपर्टी का, तो क्या लगता है ड्रॉइंग्स टू कैश के एक्सपेंस मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए एक्सपेंस का, है ना? लेट आउट के हिसाब से जनरली बात करो, मिलना चाहिए सर म्यूनिसिपल टैक्स का बेनिफिट। यस, अगर आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं तो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सरकार को ही तो पैसे आ रहे हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्स का बेनिफिट मिल जाता होता है। एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात है। अब आइए हिंदुस्तान से दोस्ती कराएं आपकी। म्यूनिसिपल टैक्स इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, एक्रूअल या ड्यू बेसिस पे नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग तो देते ही नहीं। इंडिया में गवर्नमेंट अब इतने नुकसान तो नहीं उठा सकती ना कि आपसे टैक्स आ भी नहीं रहा और आपको डिडक्शन भी दे दें। पेमेंट बेसिस पे म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया जाता है। एनी डाउट?
अच्छा है, कॉमन सेंस लगाओ सर। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी और टेनेंट पे कर रहा है म्युनिसिपल टैक्स, तो क्या लैंडलॉर्ड को डिडक्शन मिलेगी कि नहीं? उसकी बुक्स में नो एंट्री। टेनेंट की बुक्स में आएगा म्युनिसिपल टैक्स टू कैश और वो अपने पीजीबीपी में एक्सपेंस लेगा, लैंडलॉर्ड को थोड़ी दे दूंगा। सर डाउट है इस बात से? पक्का ओके? कॉमन सेंस थी बेटा। क्या म्युनिसिपल टैक्स का पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ सर ऐसे तो जो हाउस प्रॉपर्टी हम रेंट पे देंगे उसमें तो भी म्युनिसिपल टैक्स कभी पे ही करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे करेगा, ये कह रहे हो? हाँ ठीक है, फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कभी भी सर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कभी कभी होता है कि आप पे करो म्युनिसिपल टैक्स, हम तो आपको एक बार किराया देंगे बस, बाकी आप लोग देखो, तो मिल भी सकता है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, नहीं मिलेगा ना मिले, पे भी तो नहीं कर रहा है तो बेनिफिट नहीं मिल रहा, फिर क्या हो गया? ठीक है, एनी डाउट? हाँ भी म्युनिसिपल टैक्स कट गया सर। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स कट जाए तो आती है एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक सर, आइए यहां तक का ढांचा देखें क्या बना। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर subject to standard rent whichever is lower, that becomes expected rent. ठंड लो, ओके, लग गया पता। एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। एक्सपेक्टेड रेंट इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट। एनी डाउट? whichever is higher is GAV, general answer. Gross annual value minus municipal taxes on payment basis, on payment basis, that becomes net annual value. Any doubt? Net annual value. Done? हो गया यहां तक सब सेटल? ये सारा मैथ्स कैलकुलेट अलग से होगा, यहां से अकाउंट शुरू हो जाती है, जीएवी डलती है। जीएवी इज द हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जो आपको आज तक हाउस प्रॉपर्टी इनकम देते रहे ना, वो ये देते रहे जीएवी। अगर हम ये भी रहते रहे ना एक्चुअल रेंट, तो ये मानते रहे ये पीछे वालों से ज्यादा, क्योंकि पिछला डाटा होता नहीं, तो ये ज्यादा है, तो यही यहाँ पे आ गई, इसलिए आगे का चलता रहा। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी क्या होती है? ठीक। डीम्ड लेट आउट की जीएवी क्या होती है? एक्चुअल रेंट होता नहीं, तो यही हायर साबित होगा, एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाती है। इसके एक्चुअली दो केसेस हैं, लेकिन अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो इसी में मर्ज हो जाता है केस। लेकिन अगर सिर्फ वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम है, तो हम एक्चुअल रेंट से ही संतुष्ट हो जाते हैं, अगर कारण सिर्फ वैकेंसी है। आपको एग्जामिनर ये केस डाल के इल्यूजन में डालने की कोशिश करेगा, थोड़ी देर सेल्फ ऑक्यूपाइड था, थोड़ी देर वेकेंट था, थोड़ी देर किराए पे था। मैं कहा थोड़ी थोड़ी देर कुछ नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर कुछ नहीं होता, ये भूल रहा। मैं सिर्फ वैकेंसी वाला हिस्सा देख सकता हूं, तेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला नखरा नहीं देखूंगा। यहाँ पे झगड़े होते हैं फिर। इन डाउट? हम इलीगल सेंटिमेंट ओके यहाँ तक? नेक्स्ट, अब एनएवी में से क्या क्या मिल जाता है? यहां से फाइनली मिलती है वो 30% डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस कैपिटल में ऐड होती है जाके। इन डाउट? ओके सर, जब आप हाउस प्रॉपर्टी का आज के बाद बड़े में सवाल आएगा या इस पूरे चैप्टर में सवाल आएगा, ठीक है, तो ये हमारा एक मैथमेटिकल वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी एनएवीज। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल वर्किंग नोट बना के यहां से अकाउंट शुरू हो जाएगी डालने वाली। अकाउंट्स किस रकम पे डालनी वो तो पता होना हमारे को, तो उसके लिए किया जाता है। एनी डाउट? ऑल इज फाइन, ऑल इज ओके। 30% स्टैंड डिडक्शन। तो जब आप हाउस प्रॉपर्टी का वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट कह रहा हूं, जब आप वो पीएनएल बनाओगे ना, तो आज से ऐसे लिखा करोगे हाउस प्रॉपर्टी वाले में, जीएवी सीधा, कि वो मैथमेटिकली डिटरमिन हो गई वहां पे। ठीक है, सन्ड्री एसेट टू हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अगर कैश आ गया तो वो अनडिस्क्लोज एसेट है, तो वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या आ रही है। एनी डाउट? सर सरल है, सरल है, सरल है, सरल है, सरल है। ठीक है, जीएवी यहां पे माइनस म्युनिसिपल टैक्स इधर ही काट दो ताकि एनएवी आ जाए। एनी डाउट? और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इधर ही काटा करना। ठीक है, ओके, 30% स्टैंडर्ड भी इधर ही काटना है इनकम वाली साइड पे। ये मैंने एक अलग तरह की बात की, जब बड़ा सवाल करना तब क्या करना है। एनी डाउट? यहां हम सारा कर देंगे कैलकुलेट एक बार, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन करना है ना, तब वो ये ढांचा नहीं देते हमारे को, तब वो सिर्फ इतना एरिया कहते हैं,
तो मैं आपसे फॉर्मेट का पार्ट ही बनवा दूंगा, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स इधर ही, एनएवी माइनस 30% ट्रांजैक्शन, यहां से निकल के कैपिटल में ऐड, एनी डाउट? क्योंकि इससे अगली आइटम जो है वो मैं यहां डलवाना चाहता हूं डेबिट में, वो इधर माइनस करने की जगह इधर डलती है, अब डाल भी चुके बहुत बार, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी डाउट? यहां पे भी एक बात कहनी है मैंने, अमाउंट की तो है वो 2 लाख वाली बातें तो करनी है अभी हमने, वो अलग से करूंगा मैं, 2 लाख वाली बातें जो हैं, ऐसे 2 लाख वैसे 2 लाख, ठीक है, कई बातें करता हूं मैं उस चीज की, एनी डाउट? सुनो, शुरू करूं, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, जो इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी का होता है, सर म्यूनिसिपल टैक्सेस कैसे थे? पेमेंट बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपको मिल जाएगा ड्यू बेसिस पे, चाहे आपने पे भी ना किया हो। लेकिन अगर पीजीबीपी लोन होते हैं तो याद करिए आपको पेमेंट बेसिस पे ही मिलते हैं। लॉ पागल नहीं है, लॉ पूरा सेंटीमेंट समझता है। व्यापार छोड़ के बंदा भाग सकता है, घर बार छोड़ के नहीं भाग सकता। इंटरेस्ट ऑन लोन घर का ड्यू हो गया तो दोगे ही, पता है हमारे को भी, घर मोटे को उठा के तो भाग नहीं सकोगे, दोगे ही, इसलिए ये हम ड्यू बेसिस पे अलाउ कर देंगे आपको। यही इंटरेस्ट ऑन लोन पीजीबीपी का होता, जब तक पे नहीं करते एसेट टू लायबिलिटी बना देते हैं, एसेट टू लायबिलिटी अलाउ नहीं करेंगे, पेमेंट बेसिस पे अलाउ करेंगे पीजीबीपी में, हाउस प्रॉपर्टी में ड्यू बेसिस पे अलाउ कर देंगे, और म्यूनिसिपल टैक्सेस को फिर से कैसे अलाउ किया? पेमेंट बेसिस पे। जरा वाइब रटने वाली रखो, मर जाओगे इस चीज में, देखो इतना कुछ हो जाएगा, ऐसे 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 पागल हो जाओगे। अगर समझने की कोशिश करोगे तो टिकना शुरू हो जाएगा कि कैसे टिक रहा है, ठीक है? ये जरा हम क्वेश्चंस एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत आसानी से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। एनी डाउट? सरल है ना? चलो जी, सब ठीक होने लगे। 8th का सर अब ठीक होने लगी है चीज, ठीक है, शाबाश, बढ़िया बन रहा है, देखो बढ़िया तो फिर ठीक लगता है। हाँ भाई, हो गया यहां तक? ओके, सरल है। फिर यहाँ पे कुछ केसेस अलग से निकलेंगे, कैसे? इंटरेस्ट अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो बताइए कोई लिमिट है कि फुल अलाउड है, विदाउट एनी लिमिट? यस, फुली अलाउड है। मगर सर मैं करोड़ रुपए का रेंट कमाता हूं तो इंटरेस्ट भी तो फिर 70 लाख रुपए आता ही हो सकता है ना उसका, कहते हैं हाँ जी सर, फिर तो व्यापारिक सेंस हो जाती है ना एक। लेकिन अगर आपका कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड है वगैरह, फिर नहीं होता, फिर 2 लाख तक की लिमिट अलाउड होती है इंटरेस्ट की। ओके, इन लिमिट्स को हम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, स्लोली एंड स्टडीली करेंगे, एकदम से नहीं कर सकते, ठीक है ना, स्लोली एंड स्टडीली करेंगे। आइए, यहां तक हो गया। मेनली 2 ही बातें ध्यान रखनी है, लेट आउट पे अनलिमिटेड और सेल्फ ऑक्यूपाइड पे 2 लाख होता है मोटा मोटा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है, बस धीरे धीरे याद होता रहेगा। 1-2 लाख आते हैं इसके अंदर, बस वो चीज थोड़ी सी पकड़ के रखनी होती है। हाँ, अब ये सुनो, एक सर यहां पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो हमें फर्क नहीं पड़ता, यदि भी आए नहीं मैं तो आ जाएगा मेरे को कहानी वहां मेरे साथ, कहानी वहां डाल, फालतू की बात, एनी डाउट?
लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट अलग बात होती है। अनरियलाइज्ड रेंट भाग गया सर, किराएदार भाग गया। अनरियलाइज्ड रेंट, किराएदार भाग गया सर, दिए बिना भाग गया। ओहो, क्या कहते हो सर, माफी दें, दिए बिना भाग गया। ऐसा होता होगा दुनिया में कि किराएदार सर वो आखिरी 3 महीना किराया दिए बिना भाग गया, ऐसा हो जाता होगा कि नहीं होता होगा? हो जाता है ऐसा इंडिया में। इसका एडवांटेज हम या इसका सेट ऑफ हम दे देते हैं अगर आपका अनरियलाइज्ड रेंट रह गया। लेकिन सर अगर अगले साल आपने उसको पकड़ लिया और आपको मिल गया तो आप हमें देंगे ना, फिर तो आप अगले साल ऑफर करेंगे वो इनकम टैक्स को। अगर आपने हमारी इस कैलकुलेशन के बाद आके बोला कि नहीं इसमें से तो मेरा एक्चुअल में से इतना तो अनरियलाइज्ड है, मैं आपको उसका एडवांटेज दे दूंगा, मैं आपको उसका एडवांटेज दे दूंगा। ठीक है सर, देखिए वो एडवांटेज यहाँ पे तो ड्यू ही नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेट आउट में ही है ना, लेट आउट वाले केस में ही है ना, देख लेंगे, दे देंगे हम आपको एडवांटेज। एनी डाउट? यू विल गेट द एडवांटेज, यू विल गेट द एडवांटेज। एनी डाउट? यू विल गेट द एडवांटेज, hence proved। हाँ जी, एक दो बस एक्चुअली लीगल बातें रह गई हैं, कल प्रैक्टिकल हिट करना है। कल आते सार हाउस प्रॉपर्टी अपना, ठीक है, कल तो आ नहीं रहा एक्चुअली, परसों आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, परसों आते सार ये रिवाइज कराऊंगा एक बार सारा, आधा पौना घंटा लगा के। उसके बाद क्वेश्चन हिट कर देंगे, हाउस प्रॉपर्टी का हेड खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड खत्म हो जाएगा आपका, ये बस एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। इतनी क्वेश्चन है इसके, ज्यादा मतलब अगर 50 क्वेश्चन भी है ना तो एक दिन में हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा अगला दिन लग जाएगा बट मोटे तौर पे सारे हो जाने हमारे। ठीक है, मैं मूव फॉरवर्ड, फिनिश्ड। अच्छा, नेक्स्ट एक और पर्सन आया हमारे पास, सुनिएगा ध्यान से। ए और बी कहते वी आर को ओनर्स ऑफ वन प्रॉपर्टी, ऐसा भी हो सकता है, वी आर को ओनर्स ऑफ वन प्रॉपर्टी। एनी डाउट? लॉ कहता है बहुत सिंपल है, यहां तक आ जाइए प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जिस रेशो में ओनर हो उतना उतना बांट के अपनी अपनी इनकम में डाल लो, अपना अपना टैक्स एक्सपोजर ले लो, और जिसने जितना लोन वोन खर्चा है वो पर्सनल बात कर लो हमारे से, इंटरेस्ट की बात हमारे से पर्सनल कर लो, एनए बांट लो। फेयर है लॉ, फेयर है लॉ, फेयर है लॉ। एक केस नेक्स्ट सुनते हैं। दो बातें तो तेज कर दोगे तुम। अगर स्पाउस को गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, क्लबिंग लग जाएगी। माइनर चाइल्ड को कर दी तो भी क्लबिंग लग जाएगी। हम आपको ही ओनर डीम करेंगे, नहीं तो आप हर परिवार के सदस्य के नाम पे दो दो हाउस प्रॉपर्टियां तो खाते ही चले जाओगे। ठीक है, तो हम तो क्लब कर देंगे। ठीक है, अब ये सुनो, व्हाट शुड बी कॉल्ड, साली एग्जाम्पल नहीं बची हैं इस बात की जो मैं कहना चाहता हूँ, बात क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं सर एग्जाम्पल अब जबरदस्ती, ऐसे ना कोई आसपास लोग ही नहीं दिखते जिनके साथ ही एग्जाम्पलें बची हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, होता सबके साथ है लेकिन ज्यादा बड़े तौर पे दिखाना है तो दिख नहीं रहा। हाँ भाई, सपोज करिएगा ये फैमिली वट वृक्ष, दादाजी, ठीक, दो भाई, एक बहन भी थी शादी हो गई है, दो भाइयों के 4 बच्चे। ठीक है, दो दो बच्चे, 4 बच्चे टोटल। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार एक ही घर में रहता है। ओके, पॉसिबल, पॉसिबल। ठीक है, वो जो दादा ही हैं ऊपर, उनकी डेथ हो गई है, उनके नाम पे था घर, उनके नाम पे था घर। ठीक है,
लीगली सारे लोग थोड़े थोड़े ओनर हैं हम घर के, लेकिन प्यार लगाव अभी उतना ही है। डाइनिंग टेबल पे बैठ के ये बात नहीं हो रही है मेरा घर का हिस्सा तुम्हारा घर का हिस्सा, सारे प्यार लगाव से ही रह रहे हैं, सारे प्यार लगाव से ही रह रहे हैं। इस घर का मालिक किसको माना जाएगा? एज वाइज सबसे बड़े बंदे को बना दें, दादी खुद बीमार रहते हैं, मुसीबत तो है ना। इस घर का मालिक किसको माना जाएगा कि अब घर के कागज तो दादा ही के नाम पे हैं, उनकी डेथ हो गई, तो अब मालिक कौन? फॉर सो मेनी इनकम टैक्स पर्पसेस। सर सर परिवार में प्यार इतना है, नहीं बांटना चाहते हम लोग प्रॉपर्टी को, इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं भाई, इसमें क्या दिक्कत है? अब इनकम टैक्स वाले कहते नहीं सर, पर एक बंदे को असेस तो करना है ना फॉर टैक्सेस पर्पसेस। तो यार यहाँ पे तो कुछ तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। वर्ड होता है होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एस्टेट, ठीक है। जो होल्डर फील हो रहा है उसे हम डीम्ड ओनर भी मान लेंगे फिर, ठीक है, उसे हम डीम्ड ओनर भी मान लेंगे फिर, ठीक है। एक और केस सुनना डीम्ड ओनर का, बी वेरी अलर्ट, ये वाला बहुत ध्यान सुनना। अगर होल्डर भी नहीं साबित हो रहा, ठीक है, हमने एक घर का दरवाजा खटखटाया, एक बंदा हमें कहते हैं हाँ जी, मैं मालिक कहाँ घर के? कहते हैं मालिक तो गए, घूमने गए हुए हैं, हमें नौकर छोड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी इसको होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल स्टेट तो नहीं कह सकते ना सर। मैं अगले साल आया फिर यही रामू काका टाइप से, मैं कहा नहीं, मैं जिस दिन आता हूँ तेरा मालिक उस दिन नहीं होता कि? मालिक यहाँ होता ही नहीं है। कहता नहीं आते ही नहीं वो। मैं कहा आप कौन हो? कहता केयर टेकर या किराएदार। मैं फिर किराया कैसे देते हो? कहते हो बैंक अकाउंट दिया हुआ है, पेटीएम करते हैं, काम हो जाता है। मैं कहा, अच्छा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल से दर्शन नहीं है मालिक के। मैं कहा तेरे को खुद को शक्ल याद है उसकी अब कि तेरी भी? कहता नहीं आ रहे मालिक, तो अब क्या करूं? मैं कहा कभी तो मन में आता होगा प्रॉपर्टी अपनी माननी शुरू कर दे फिर। कहता नहीं सर, 6 साल के बाद 7वें साल बोला। मैं कहा अब तो डीम्ड डेड मान ले, अब तो डीम्ड डेड मान ले। मैं कहा आया नहीं अब तक, तो अब तो तू ही कहता सर केयर टेक। मैं कहा एक बात बता, तू साले केयर टेकर है, तेरी तनख्वाह कैसे आ रही है? कहता हूँ मालिक छोड़ देते, और मैं इतना शरीफ हूं, उस बैंक में से उतने ही पैसे निकालता हूँ। पॉसिबल? चलो पुरानी हिंदी फिल्मों में भूतों वाले बंगलों में आते हैं केयर टेकर, लालटेन उठा के, है ना, 20 साल से यहाँ कोई आया नहीं है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, 7 साल। सर 12वां साल आ गया। मैं कहा अब तक तो तेरा मालिक कानूनी तौर पे 2 बार मर चुका ऑलमोस्ट, अब तू ही मालिक है, इधर आ, टैक्स भरे दा, बहुत हो गया। मालिक ही गायब है। तो जो बंदा पोजेशन में है, 12 साल और डीमोनर मान लूंगा मैं टैक्स पर्पसेस के लिए। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं तुम बेच पाओगे, जगह बेच नहीं पाओगे, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए तुम्हें ओनर मान लिया जाएगा, ताकि तुम्हारे नाम पे टैक्स कैलकुलेशन की। मैं कहा तू ही ओनर होगा, तेरा तो खत्म ही नहीं हो रहा, मालिक छोड़ गए, मालिक छोड़ गए। मैं कहा तू ही मालिक होगा साले। 12 साल भाजी। अगर 12 साल से कोई लैंड बिल्डिंग आपके कब्जे में है, तो आपको मालिक मान लिया जाता है प्रॉपर्टी का।
ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स लॉ, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। आप बेच नहीं पाओगे उसको, इसका मतलब, लेकिन आप टैक्स पे करेंगे आईटी लॉ का। वो कहते हैं सर हम नहीं रुक सकते, और 12 साल इंतजार कर लिया, और क्या पागल थोड़ी होना हमने। एनी डाउट? हाँ भी, तो एक दो डीम्ड ओनरशिप समझ आई आपको। एक और बड़ी खतरनाक डीम्ड ओनरशिप है, ऑडिट के टाइम पे शायद पॉइंट सुनाया हो मैंने। सर गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, ठीक, आप हो जेठालाल, तो जब आपने गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट लिया था तो उनकी बुक्स में और आपकी बुक्स में एंट्री क्या आती है? गोकुलधाम सोसाइटी, जो सोसाइटी है, वो जब पैसा लेती है वो कहती है कैश, कैश टू लायबिलिटी, कैश टू लायबिलिटी। और जेठालाल की बुक्स में आता है कैश कम हो जाता है और आता है राइट्स इररेवोकेबल इन गोकुलधाम सोसाइटी। इन राइट्स के बदले उसे पोजेशन मिलता है, ध्यान रखना, ओनरशिप नहीं मिलती है फ्लैट की, पोजेशन मिलता है, इररेवोकेबल पोजेशन मिलता है। सोसाइटीज ऐसा क्यों करती हैं? ताकि कल को जेठालाल अब चिकन खाने लग गया और बाकियों को प्रॉब्लम है तो उसे निकाला जा सके। हम उसे कहते हैं सर आपको पोजेशन दी थी हमने राइट्स के बदले में, ओनरशिप नहीं दी थी, फ्लैट खाली करिए, लोन हमारा बनता है, कैश चुका देंगे निकलिए। फिजिकल ओनरशिप सारे फ्लैट्स की उस सोसाइटी की होती है, आपको इररेवोकेबल राइट्स मिलते हैं, आप टेक्निकली मालिक नहीं होते हैं। बताइए, इस टेक्निकलिटी के चक्कर में अक्षय कुमार के घर माफ हो जाए तो काम खराब होगा ना? वो तो लेके फ्लैट बैठा सारे के सारे, डीम्ड ओनर मान लें अक्षय कुमार को, लीगल सेटिंग के लिए लिख दिया हमने, जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस भी वर्क करती थी, लीगल सपोर्ट के लिए लिख के रखा हुआ है। अगर आप किसी सोसाइटी के फ्लैट के इस तरह से ऑक्यूपेंट हैं तो हम आपको डीम्ड ओनर मान लेंगे, हम आपको डीम्ड ओनर मान लेंगे। एनी डाउट? इज एवरीथिंग फाइन ऑन दिस वन? इट इज। सर लेट अस रिकैपिचुलेट, आगे देख लो, सिर्फ सवाल कराने रह गए, 90% बातें मैंने बता दी, ठीक है। एक इंटरेस्ट ऑन लोन का काचा माचा नहीं मैंने थोड़ा बताया, और कल करवाना चाहता हूं, फॉर दैट मैटर परसों कराना चाहता हूं, ठीक है। सारा कानून मैंने सुना दिया आपको हाउस प्रॉपर्टी का ऑलमोस्ट, ठीक है, यही बस कानून है। 4 हमने क्वेश्चन किए ना इसके, हाउस प्रॉपर्टी सच अ बेकार हेड कहने की हद नहीं है। एक बार बस ये थोड़ा सा वैकेंसी वाला पॉइंट सेटल करना है, वो भी न्यूमेरिकल करोगे ना, करते वक्त बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। अभी सिर्फ सुनाया है ना, इसलिए थोड़ा सा लगता है, न्यूमेरिकल कर दो लाइक कुछ भी नहीं है, इजीली, ठीक है। एक सर लोन का पॉइंट है, बस एक लोन का पॉइंट और है, इंटरेस्ट ऑन लोन का बेसिकली, ठीक है, और उसमें एक डेट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आई बिलीव जितना मैसेज बोर्ड पे है उतना तो पास ऑन हो गया आप लोग को, हाँ इतना मैसेज तो पास ऑन हो गया। परसों वी विल, बहुत हद तक मुझे लगता है विल फिनिश द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे, इस मोमेंट के लिए इतना काफी है। परसों मैं अकाउंट्स का क्या लेके आना मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, शायद सिर्फ